नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आज की इस क्लास में हम किसकी बात करने वाले हैं? क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। टोबैको के बारे में तो बात करेंगे, इसके अलावा जो और सारी क्रॉप्स हैं, जो माइनर क्रॉप्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास आपकी रहेगी। ठीक, चलो अब जो है स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि अल्कोहॉल दैट प्रेजेंट इन द सोर्गम लीव्स ड्यूरिंग द हॉट ड्राई सीजन कॉमनली कॉल्ड एज। उसको क्या कहते हैं? उस अल्कोहॉल का हमको नाम बताना है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। अल्कोहॉल का सही नाम क्या है? धुएं। धुएं को और क्या बोलते हैं? हाइड्रोसायनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। वो किसी और में पाया जाता है, मॉर्फिन किसी और में पाया जाता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर धुएं हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द सीरियल अमाउंट हाईएस्ट मिनरल फाउंड इन व्हिच क्रॉप? ये भी आप सब लोग बता सकते हैं कि सीरियल्स में सबसे ज्यादा जो है मिनरल किसमें मिलता है। ठीक है, तो सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। सबसे ज्यादा मिनरल कहां मिलेगा? पर्ल मिलेट के अंदर मिलेगा। और सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट कैपेसिटी भी किसके अंदर है? पर्ल मिलेट के अंदर ही है। ये सब लोगों को याद रखना है। ठीक, ये सब लोगों को याद रखना है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, चलो ज्वार को केवल क्रॉप क्या लेते हैं? क्योंकि वो पानी को रोक के सूखा सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक सूखे की कंडीशन में ज्वार खड़ा नहीं रहता। ठीक है, आज की क्लास में आप बस शांति से एनर्जेटिक बने रहना। ज्वार और बाजरा के बहुत सारे फैक्ट जानेंगे जो आज तक आप नहीं जानते होगे। ठीक है, बस थोड़ा सा शांति से समझते चलो, आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ, पर फिंगर मिलेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी मिलेट्स हैं उन मिलेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? सबसे ज्यादा मिलेट्स, जितनी भी मिलेट्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी में जो है आपका उत्पादकता में फिंगर मिलेट है, याद रखोगे। चलो आगे बात करते हैं। द सीड रेट ऑफ द प्लांटिंग मिलेट फोकस, हाँ चलो भाई फोकस कर। द सीड रेट ऑफ द रिक्वायर्ड प्लांटिंग मिलेट पर हेक्टेयर, कितनी प्लांटिंग के लिए हमको सीड रेट देनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को उत्तर देना है। सही लोग सही उत्तर दे रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा? 2 से 4। ठीक है, बाजरा बोने के लिए ये सीड रेट हो गई आपकी। ठीक है, या फिर आप इसको ट्रांसप्लांटिंग कर लो। वैसे तो आंसर 5 से 6 आना चाहिए। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए? कि 2 से 4 ही आएगा। हाँ, बाजरा, बाजरा की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, तो बाजरा का आंसर 5 से 6 आएगा अगर नॉर्मल बात कर रहा है। अगर यहाँ हम उसको क्या लगा लें, यहाँ कुछ मत करो, यहाँ ट्रांसप्लांटिंग कर लो, यहाँ ट्रांसप्लांटिंग कर लो। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलोगे? बोने की जगह क्या कर लो? रोपाई कर लो। तब बताओ आंसर क्या आएगा? तब बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ, तब आंसर क्या आएगा? तब आपका 2 से 4 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आगे समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात करो तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया? 2018 में मनाया गया कि 2023 में मनाया गया। राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 में मनाया गया। ठीक, राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2023 आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब मनाया है, तो राष्ट्रीय मिलेट वर्ष ने 2018 में मनाया। एक तो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? वो पूछेगा कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष की जो प्रस्तावना है वो कब करी थी? तो वो भी 2018 में ही रिकमेंड किया गया था कि हम वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल मिलेट वर्ष को जो है मनाएं। समझ गए? बट हुआ नहीं पाया, तो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमने मना लिया राष्ट्रीय। फिर 2023 में हमने अंतरराष्ट्रीय मना लिया। 2024 चल रहा है, 6 महीने गुजर गए हैं। कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं वो और बता दो, वो और बता दो जल्दी। हाँ जी, केमिलिट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, केमिलिट्स यहाँ पर मना रहे हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक, आगे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की, यहाँ पर जो एचसीएन की बात कर रहे हैं, जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो कितना रहने वाला है? यस, अंतरराष्ट्रीय केमिलिट बस मना रहे हैं कि जो ऊंट हैं उनको कहीं ना कहीं हम संरक्षित करके रखें, कहीं ना कहीं उसको जो है हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आंसर बताओ क्या आएगा? सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ई ऑप्शन लिख रहे हैं। भाई साहब ई ऑप्शन ही नहीं है तो कहां से लिखोगे? हैं, मतलब आप भूल में दे रहे हो घुमा के, कुछ तो लगेगी यार। है, ऑप्शन ही नहीं है, ई तो ई कहां से हो गया भाई साहब? है, तो राइट आंसर इसका होता है 200 ppm, 200 ppm होता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया गया है, याद रखोगे। आगे बात करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स एज द क्वीन ऑफ सीरियल इन मिरेकल क्रॉप? सब लोग जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर मक्का आ जाएगा, क्योंकि मक्के के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो पर हेक्टेयर ज्यादा प्रोडक्शन दे सकता है सीरियल्स में। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड क्वीन ऑफ मिलेट्स, सीरियल नॉट मिलेट्स। ओके, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। मोस्ट वाइडली ग्रोन मेज स्पीसीज इन अवर इंडिया, ये तो आप जान ही रहे होंगे। ठीक है, कौन सा है? सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इंदू याद है? इंदू, हाँ इंदू याद है ना? तो इंदू सही, इंदू डाटा है। फ्लिंट कॉर्न की बात कर रहा है, जिया में इंदू डाटा। डेंट कॉर्न क्या था? वो इंडेंट डाटा, दांत दिखा के जो डाटा कर रहा था। सेकेंड डाटा मतलब स्वीट कॉर्न की बात कर रहा था। और बेक्स कॉर्न मतलब वो झंडुआ वाला टॉपिक याद है ना? हाँ, तो झंडुआ मतलब बेक्स कॉर्न की बात हुई। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो जो है बीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करें बेबी कॉर्न को कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताओ सही उत्तर क्या होने वाला है? जी हाँ, सही उत्तर आने वाला है 1 से 3 दिन आफ्टर इमरजेंसी। सिल्क इमरजेंसी के बाद हम उसको जो है तोड़ लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन के पहले, ताकि हम क्या कर सकें? हम जो अनफर्टिलाइज्ड क्रॉप है उसको यूज कर सकें, जो हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट हैं उसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रबी मिर्च को कहां ग्रो किया जाता है? सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। रबी मिर्च को कहां ग्रो करेंगे? तो रबी मिर्च को ग्रो करते हैं बिहार में। ठीक, चलो आगे बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चल भाई बढ़ तू आगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जल्दी से पढ़ो, सही उत्तर क्या आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, सही उत्तर सब लोग दे रहे हैं। सही उत्तर सब लोगों ने तो तुक्का मार दिया। ऑल ऑफ दीस दिखा लगा दो। ठीक है, नन ऑफ दीस दिखा लगा दो। पढ़ तो लो पहले, ध्यान से पढ़ लो क्या आएगा। हाँ ठीक, हाँ जी, समझ गए? यस समझ गए। तो राइट आंसर तो देखो भैया यहाँ सही आएगा, ऑल ऑफ दीस। तो बोले सर कंफ्यूज कर रहे थे, ऐसे ही टाइम पास के लिए। 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर। ठीक है, ए बी 15 से 20 क्विंटल, ये भी सही। 20 किलो नॉट क्विंटल, 40 से 85। तो अलग अलग पर्पस के लिए, ये कंपोजिट वैरायटी है, ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये फूडर पर्पस है। तो मेज से रिलेटेड जो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीड रेट के, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और मक्के से रिलेटेड क्या पूछेगा? लो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताओ राइट आंसर क्या आना चाहिए? वेरी गुड, सारी वैरायटियां यहाँ पर जो है स्वीट कॉर्न से रिलेटेड है, माधुरी पॉपुलर है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, प्रोटो एंट्री कंडीशन के कारण। ध्यान रखना, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में या प्रोटो एंट्री की जगह वो प्रोटो गाइन लिख दे, और फिर भी आप तो मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? कि भैया ऑल ऑफ दिस दिख रहा है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको लगा के आगे बढ़ना है, भले क्वेश्चन पड़ जाए। ठीक है, हाँ तो यहाँ ध्यान रखना, अगर प्रोटो एंट्री की जगह प्रोटो गाइन दे देना तो फिर हाँ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इन विच फॉलोइंग मेथड सुगरकेन टिलर्स सून आफ्टर दे डेवलप देयर ओन रूट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट एंड प्लांटेड सेपरेटली। तो ये जो है सीडब्ल्यूसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या आएगा राइट उत्तर? राइट उत्तर बताओ, राइट उत्तर क्या आएगा? हाँ सही उत्तर क्या आएगा? हाँ जी, इसको बोलेंगे सैपलिंग मेथड, इसको बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? सैपलिंग। अल्जिन हमने पढ़ा है, फरो हमने पढ़ा है, हार्वेस्ट इंडेक्स अलग होता है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ये जो है आपका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, जिसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं। किसने दिया था? सीएम डोनाल्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फिनोमेना वेयर द एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज हेवी मेटल फ्रॉम द सॉइल? ये कांसेप्ट हमने मस्टर्ड में पढ़ा था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको फाइटोरेमेडिएशन बोलते हैं। एक क्रॉप, कौन सी क्रॉप? ये बात कर रहे हैं सर मस्टर्ड की। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने मस्टर्ड के अंदर पढ़ा था कि मस्टर्ड क्रॉप जो है ना, वो फाइटो रेमेडिएशन के काम में भी आता है। और फाइटो रेमेडिएशन क्या है ये याद कर लो। ठीक है, मैंने समझा दिया था। बताओ, आप लोगों को याद ही नहीं है? मुझे पढ़ा के याद है, आपको पढ़ के याद नहीं है। याद करना पड़ेगा। ठीक, हाँ चलो आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। द विल्टिंग ऑफ टोबैको ड्यू टू वाटर लॉगिंग कंडीशन रिफर्स एज, क्या बोलेंगे? ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ जी जान रहे हैं ना? हाँ, क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा फ्लॉपिंग। ठीक है, फ्लॉपिंग का मतलब कि उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, विल्टेड हो जाती हैं, उस कंडीशन को फ्लॉपिंग कह देते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्लॉपिंग कह देंगे। ठीक, समझ गए? अब फ्लॉपिंग पहले पढ़ लिया, तब बाद में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अब बताओ आप लोगों का कितना सही हुआ? एक रॉन्ग हुआ। वेरी गुड, एक रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं। हाँ चलो और बताओ जल्दी। एक रॉन्ग, 3 रॉन्ग। हाँ
मुझे तो यही नहीं पता कितने क्वेश्चन थे, लाइक 15-17 क्वेश्चन थे। हाँ जी, ऐसा कोई है जिसका एक भी गलत नहीं हुआ हो? हाँ, बताओ ऐसा कोई बालक अथवा बालिका जिसका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं हुआ हो? क्यों रिया खान मैम? एक गलत हुआ है, ओके। लकी सिंह, ये लकी सिंह है जो ई ऑप्शन दे रहे थे, मुझे याद है आपने लिखा था ई। हाँ, भूलता नहीं हूँ मैं, बादाम से ज़्यादा ठोकरें खाई हैं मैंने, इसलिए मुझे सब याद रहता है ना? चलो, फ्लॉपिंग का रॉन्ग हुआ है, चलो कोई बात नहीं, होमवर्क लास्ट में चेक करेंगे, टेंशन मतलब आज तो उड़ा देंगे बिल्कुल, है ना? हाँ, चलो अब आगे बात करें। अब जो है आपका जो चटियाने का कार्यक्रम है वो बंद कर दीजिए, अब हम तंबाकू के बारे में बात करते हैं। तंबाकू काफी अच्छी क्रॉप है, काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। बोले सर देश की अर्थव्यवस्था को? हाँ जी, एक हुक्काबाज और एक दूसरा यही तो जो है कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे हैं। तंबाकू देखो, चाहे वो देख रहे हैं विनोद वाला टॉपिक देखना तो वहां भी वो खैनी ही घिस रहा है, ठीक है? चाहे वो धुआं उड़ाने वाली बात करें तो वो तंबाकू से रिलेटेड है, जिसको धन्यवाद दिया करो क्योंकि इकोनॉमी में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे बात करें थे ना, ज्वार के अंदर हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता कहां है? जड़ों में, लेकिन स्टोर कहां होता है? पत्तियों में। सेम कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है निकोटिन, ये भी बनता जड़ों में है लेकिन स्टोर कहां होता है? पत्तियों में, इसलिए इकोनॉमिक पार्ट क्या है? पत्ती है, ये तो याद हो गया। तो इसका नाम है निकोटियाना टेबिकम हो गया। 48 क्रोमोसोम है, सोलेनेसी परिवार है। सेम कॉन्सेप्ट, 48 ही क्रोमोसोम किसमें है? आलू में। फैमिली क्या है? सोलेनेसी, इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। समझ गए? हाँ जी, ठीक, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब सेंट्रल अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, ये तो बात हो गई सर। अब ये पत्ती देखो, ये पत्ती, ये जो पत्ती है ना, सारा कार्यक्रम इस पत्ती का ही है, इस लीफ के हिसाब से होता है। जैसे बात करें, अगर मान लो हमको खैनी के लिए तंबाकू को लगाना है ना, तो खैनी के लिए तंबाकू की जो है आपकी, खैनी के लिए तंबाकू की जो स्पीसीज है वो अलग है, या उसकी वैरायटी अलग है। आप हुक्का के, हुक्का मतलब समझ रहे हो, चिलम हुक्का वगैरह होता है, जैसे दादाजी लोग मुंह में डाल के बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, वो हुक्का की बात हो रही है। सिगार वगैरह उसको जो बोलते हैं, मुझे नहीं पता यार, आप सब लोग इसके ऊपर पीएचडी करे होंगे तो आपको पता है, ठीक? तो ये जो पत्ती है, पत्ती जो पर्पस है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर सिगरेट बनाना है तो सिगरेट सबसे बेस्ट क्वालिटी की पत्ती से बनेगा, ठीक है? खैनी बनानी है तो वो लो क्वालिटी की पत्ती से बनेगा। बीड़ी बनानी है, बीड़ी समझ रहे हो, जो गरीबों की सिगरेट होती है वो जो है आपकी, वो थोड़ी मीडियम क्वालिटी की पत्ती से बनती है, ठीक? आपको खैनी वाला है जिसको गुटखा खाना है, ठीक है? तो गुटखा की भी क्वालिटी अलग है, राजश्री की क्वालिटी अलग है, विमल की क्वालिटी अलग है, ठीक है? तो बोलो जो बाकी समझ गए? हाँ, तो ये जो है अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सारा कार्यक्रम किसके ऊपर है? पत्तियों के ऊपर है सारा कार्यक्रम। खैनी, खैनी का मतलब होता है सर गुटखा। विमल का नाम सुना है? वो ऐसे करके बोलता है, बोलो जुबा केसरी, तीन तीन है जुबा केसरी के लिए, हाँ बस उसकी ही बात हो रही है। चलो आगे बात करें, हम ग्रुप के हिसाब से बात करें। ग्रुप की अगर बात करें तो सुनना शांति शांति से, टेबिकम की बात करें और रस्टिका की बात करें तो बोले सर ये क्या होगा? तंबाकू की दो ग्रुप है, एक निकोटियाना टेबिकम है और एक निकोटियाना रस्टिका है, ठीक है? तो रस्टिका में रस ज्यादा है, रस्टिका में रस ज्यादा है, मतलब इसके अंदर निकोटिन कंटेंट कितना है? 3.5 से 8%। जबकि तंबाकू, तंबाकू मतलब समझ रहे हो, वो खैनी वाला, ये डायलॉग है ना, देख रहे हो विनोद? हाँ, तो इधर देख लो विनोद, ये टेबिकम में जो है 0.5 से 5.5% क्या है? तंबाकू है। तंबाकू मतलब हाँ जी, ये जो है आपका निकोटिन, तंबाकू मतलब निकोटिन की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए? हाँ जी, तो इसकी हाइट कितनी है टेबिकम की? 150 से 250 सेंटीमीटर। हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा मतलब पत्ती से है। लार्ज एंड नैरो लीफ है, पत्तियां थोड़ी लंबी हैं और कैसी हैं? पतली हैं, चौड़ी नहीं है। एक प्लांट कैसा है? स्मॉल और कैसा है? ये टेबिकम से थोड़ा सा छोटा पौधा दिखता है, इसकी पत्तियां चौड़ी भी हैं, पत्ती के अंदर निकोटिन कंटेंट भी है, समझ गए? क्लियर? अब बात करें निकोटिन तो याद कर लो, तंबाकू में 5% के आसपास ही निकोटिन है, 0.5 to 5% निकोटिन कंटेंट फाउंड इन अवर निकोटियाना टेबिकम, समझ गए? दूसरे की बात करें रस्टिका, मैंने पहले बता दिया रस्टिका में क्या है? रस ज्यादा है, रस मतलब निकोटिन की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो इसके अलावा इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? चैबिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, मतलब खैनी वगैरह, खैनी मतलब गुटखा सुपारी वगैरह जो खाने के काम में आता है ना, वो जो अलग अलग कंपनियां जो गुटखा बनाती हैं वो इसका यूज करेंगी, क्वालिटी कम रहेगी। दूसरा है ये हुक्का के काम में आएगा, चैबिंग पर्पस के काम में आएगा, स्नफ के काम में आएगा और कहीं ना कहीं सिगरेट बनाने के काम में भी आता है, क्योंकि इसके अंदर निकोटिन है, वो निकोटिन का काम करता है, ठीक है? वो निकोटिन का काम करता है। देखो आज भी अगर आप लोगों ने कमेंटबाजी की, गुरुजी को बुला लूंगा, आपके गुरुजी को निपटा देंगे, इसलिए जो है शांति से बने रहना, एकदम छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे, परेशान मत करना, ठीक है? हाँ, नहीं तो टॉपिक आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। फैक्ट की बात करें, फ्रूट को क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो तंबाकू के फल को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, याद रखा जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड माना जाता है, पहली हाइब्रिड GTH1 है। पूछा जाता है 4 से 5 पत्ती पर क्या करते हैं? इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अरे वाह सर, इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है जी, जिससे पैदा ज्यादा मिल रही है, जिससे पैसा ज्यादा मिल रहा है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्नफ क्या होता है? ये हुक्के का प्रकार होता है, ये आपका स्नफ हो गया, ठीक है? इंडिया में दो स्पीशीज हमने तो पढ़ी ली, पहली पढ़ी कौन कौन सी? एक रस्टिका और एक टेबिकम है, याद हो गया। तंबाकू की शुरुआत की, दो ग्रुप याद किए, एक टेबिकम है और एक रस्टिका है, ठीक? चलो अब बार-बार मतलब कोई स्नफ क्या है, ठीक है? बाजार में जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा स्नफ क्या है, ठीक? अभी फोकस करो, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे कमेंट सेक्शन से। फैक्ट की बात करें, तंबाकू मोजेक सबसे पहले तंबाकू में लगा था, इसलिए इसको TMD कहते हैं, तंबाकू मोजेक वायरस, TMD इसको कह देते हैं। निकोटिन क्या है? जो प्रोड्यूस कहां हो रहा है? रूट्स में, लेकिन सिंथेसिस स्टोर कहां पर हो रहा है? पत्तियों में। पहले पढ़ लिया हमने, निकोटिन ही इसका सारा काम करवा रहा है, इसलिए पत्तियों को हम अच्छे से जो है उनका देख रेख कर रहे हैं। वो निकोटिन जड़ में ही रहता, तो फिर तंबाकू जो है ना, वो उसका आर्थिक पत्ती ना होकर क्या हो जाता? जड़ हो जाता, ठीक? रैबिंग एक इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोसेस होती है? जो पत्तियां मतलब जो खेत के आसपास नर्सरी जब तैयार करते हैं तो पूरा आसपास का जो वेजिटेशन है सब जला देते हैं, उसको रैबिंग कहते हैं, ठीक है? उसको रैबिंग कहते हैं। तो रैबिंग बात समझ में आ गई। रीबोनिंग समझ में आया? रीबोनिंग किससे रिलेटेड है? सभी लोग आंसर बताओ, रीबोनिंग किससे रिलेटेड है? हम पढ़ लिए हैं रीबोनिंग, पढ़ ली है रिबोनिंग, यस, दूध से रिलेटेड है। जब उसको ग्रीन स्टेज में उससे क्या निकाला जाता है? फाइबर, तो उसको रिबोनिंग कह देते हैं, समझ गए? चलो अब इंडिया में बात करें तो टबैको के ग्रुप हैं, वो दो ग्रुप की बात नहीं कर रहे, टेबिकम और रस्टिका स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। वो तो स्पीशीज हैं दो प्रकार से, एक निकोटिनिया टेबिकम है, स्पीशीज अलग हो गई, एक रस्टिका है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में जो तंबाकू का ग्रुप है उसके दो ग्रुप होते हैं। दो ग्रुप कैसे? एक तो FCB होता है, फ्लू प्योर वर्जीनिया, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका नॉन वर्जीनिया। बोले सर ये वर्जीनिया और नॉन वर्जीनिया समझ में नहीं आया, सुनो बात को। ये नॉन वर्जीनिया है ना, ये थोड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो बोले सर FCB मतलब फ्लू प्योर वर्जीनिया, ये पत्ती है ना, पत्ती से मॉइस्चर जब निकाला जाता है उसको बोलते हैं क्यूरिंग। सबसे पहले क्या होगा? प्राइमिंग होगा, ठीक है? सबसे पहले टॉपिंग होगा, फिर डीसकरिंग होगा, फिर प्राइमिंग होगा, फिर क्यूरिंग होगा, ठीक है? एक एक करके सबको पढ़ेंगे, TDPC हम उसको पढ़ते हैं, अभी समझेंगे जब स्पेशल प्रैक्टिस यहां पर पढ़ेंगे। तो ऐसा तंबाकू जिससे केवल सिगरेट बनाई जानी है, तो सिगरेट अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा मार्केट है, सिगरेट से पैसा भी बहुत मिलता है। जो 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की सिगरेट आती है ना, उसमें उतनी कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है? जो बेरोजगार मेरे भाई हैं, कुछ बहनें भी, वो बता देंगे कि मार्केट में कौन सी सिगरेट पॉपुलर है, ठीक है? तो वो जो सिगरेट है वो जो 10 रुपए की आ रही है या जो 15 रुपए की आ रही है, वो जो सिगरेट है उस सिगरेट की टोटल कॉस्ट 10 रुपए नहीं आ रही है, वो सिगरेट की कॉस्ट तो 2-3 रुपए आ रही है। लेकिन हमको ऐसे धुआं उड़ाना है, छल्ला बनाना है। अब छल्ला बनाना क्या होता है आपको पता है ना? धुआं उड़ाना है ना, थोड़ा मतलब कूल लगना चाहिए, जीवन में भले सब उथल-पुथल हो लेकिन दिखाना कूल है। तो आप समझो जब बात FCB की बात कर रहे थे, सिगरेट तंबाकू के लिए, सिगरेट के लिए जिन पत्तियों को विशेष विधि से तैयार किया जाता है उसी ही तंबाकू को क्या बोलते हैं? FCB। मतलब तंबाकू पहले सोच लिया कि ये तंबाकू हम लगा रहे हैं, इससे सिगरेट बनने वाली है। जब सिगरेट बनने वाली है ना, तो उसकी देख-रेख भी अच्छी होगी, उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा और वो सिगरेट महंगी भी बिकेगी। तो पत्ती को पकाने की जो विधि है उसका नाम क्या हो गया? फ्लू प्योर्ड वर्जीनिया। तो हमेशा सिगरेट FCB से ही बनाया जाता है, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? हाँ जी, चलो इसके अलावा ये एक्सपोर्टेबल टाइप होता है। एक्सपोर्ट मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का तंबाकू होता है कि इसको विदेशों में ले जाके भी हम लोगों को परेशान करना चाहते हैं। चलो, कवर करता है 30% एरिया और प्रोडक्शन में कितना हेल्प करता है? 20%। तो जितना तंबाकू का उत्पादन एरिया वाला तंबाकू का उसमें 30% क्या है? छल्ला उड़ाना क्या है? मत पूछो यार, निपट जाओगे, ठीक है?
कवर की बात करें तो 30% तो एरिया कवर कर रहा है और 20% क्या कर रहा है, 20% प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। समझ गए? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर सुन लो नॉन वर्जीनिया, ये तो गरीबों का तंबाकू है, बीड़ी वालों के लिए, हुक्का वालों के लिए, चबाने चैविंग मतलब चबाने के लिए, खैनी वालों के लिए, ठीक है। ये 70% एरिया कवर करता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है लो बजट फैमिली के हैं तो बेचारे वो सिगरेट प्रेफर नहीं कर पाते, तो बीड़ी के लिए वो क्या करते हैं, तो 70% एरिया कवर कर रहा है और टोटल तंबाकू में 80% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उधर देखना एरिया केवल 30% है और कंट्रीब्यूशन देख लो 20% है, 30% में भी 20% प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपको? क्लियर? हाँ चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ बोले सर आज की टॉप में तो मजा आ जाएगा सर, ठीक। हाँ चलो एक बहन जी लिख रही है सर छिल्ला बनाना मुश्किल होता है, अनुभव बता रहा है उनका। चलो पीएच की बात करेंगे तो यहाँ पर 5.5 से 6.5 पीएच है। टेंपरेचर कितना चाहिए इसके लिए 26 और ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब टेंपरेचर पे ही यहाँ पर पत्तियों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है। हैवी लॉन्ग सॉइल के लिए बढ़िया मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले की जो 3-4 स्लाइड बताई है इंडियन टोबैको ग्रुप क्या है, मतलब इंडियन टोबैको ग्रुप इंडिया में टोबैको ग्रुप और जो स्पीसीज है वो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी का नंबर लगने वाला है, कितने नंबर लगने वाला है, खत्म, मान जाओ ये। चलो आगे बात करें, ठीक। हाँ आगे बात करते हैं। ये जो पत्तियां आपको नजर आ रही हैं, क्या नजर आ रही हैं यहाँ पर जो पत्तियों की हम बात कर रहे हैं। हाँ यहाँ देखो ये क्या वाला पार्ट है सर, ये आपका फूल वाला पार्ट है, टोटल पत्ती पत्ती वाला ही पार्ट है, ठीक। चलो इसको आपको याद रखना है, ठीक, समझ गए बात। चलो आगे बात करते हैं, सीड सोइंग की बात करें। सीड एंड सोइंग तो 2 से 3 किलोग्राम सीड की जरूरत होती है, याद करोगे सीड कितना 2 से 3 किलोग्राम अगस्त के आसपास इसको लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार करेंगे मतलब कोई आपसे पूछे तंबाकू के अंदर तो क्या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, हाँ ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो है उसका बीज है, इसका तंबाकू का ये बीज है, जिस तरीके से पत्ती दिख रही है वैसा ही बीज होता है और ऐसे नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बारे में बात हो गई, ये आपके तंबाकू के बारे में बात हो गई, समझ गए। आगे बात करते हैं सोइंग टाइम। सोइंग टाइम अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप बीड़ी तंबाकू लगा रहे हो तो लगाने का टाइम अलग है, सिगरेट का अलग है, हुक्का का अलग है, ठीक है, समझ गए। तो बीड़ी तंबाकू के लिए जुलाई के आसपास, सिगरेट अब सिगरेट वाले थोड़े लेट से आते हैं तो सोइंग भी लेट ही होगी, अगस्त सितंबर, ठीक है। हुक्का मिड नवंबर एंड मिड दिसंबर मतलब इसको रबी सीजन में भी लगा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक, ये याद करोगे। आगे बात करते हैं, आगे और आगे बात करें, चलो और आगे बात करें तो सोइंग इन उत्तर प्रदेश, जिन लोगों को नहीं पता है तंबाकू साउथ इंडिया के अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगाया जाता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसको लगाया जाता है, ठीक है, जो है इंडिया के सारे हिस्से में लगाया जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि तंबाकू केवल साउथ इंडिया में लगाया जाता है। भैया खाने पीने वाले लोग सब जगह हैं, ठीक है, ट्रेन में लोगों को जगह मिले ना मिले लेकिन तंबाकू जरूर मिल जाता है, ठीक है। ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उनको जगह मिले ना मिले लेकिन तंबाकू में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो बस यही लॉजिक है, मिलने वाले को मतलब ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते हैं, तो ये तो गुटका है। चलो सिगरेट तंबाकू की बात करें। सिगरेट तंबाकू, सिगरेट तंबाकू, तंबाकू मतलब वो तंबाकू की बात नहीं कर रहे, तंबाकू मतलब तंबाकू नाम की बात कर रहे हैं। तो वैरायटी कौन सी हो जाएगी, एफसीबी मतलब फ्लू क्योर्ड, जहां पर भाग्यश्री, गोदावरी स्पेशल, धनदेवी, कनक प्रभा, वर्जीनिया गोल्ड इंपॉर्टेंट है, वैरायटी याद कर सको तो कर लेना, ठीक है, सब दूर होता है। तंबाकू मेरे हिसाब से तो सॉर्टे होना चाहिए क्योंकि इसको खरीद में ज्यादा ग्रो किया जाता है। बीड़ी तंबाकू की बात करें तो कल्याण, पिलाऊ, गंधियाऊ, पालीपत, आनंद, निपानी, सांगली, ये जो नाम है साउथ इंडिया वैरायटी के हैं और ये आपके क्या है, आपके बीड़ी तंबाकू का पार्ट है, ठीक है, वैरायटी है। तो वैरायटी आप सिगरेट वाली मेरे हिसाब से याद कर लेना। फिर चैविंग तंबाकू की कौन सी वैरायटी है, सिगार तंबाकू की कौन सी वैरायटी है, हुक्का तंबाकू की कौन सी वैरायटी है, ये पूछा जाता है सर, ये पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। ये वैरायटी एक बार रीड कर लेना आप। आगे बात करते हैं एफसीबी तंबाकू। एफसीबी मतलब समझ लो वो जो सिगरेट तंबाकू, जब भी एफसीबी लिखा जाए दिमाग में समझ जाना, हाँ जी वो सिगरेट तंबाकू की बात कर रहे हैं। सीटीआरआई स्पेशल मतलब सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, जल्दी से बता दो। सीटीआरआई कहां पर है, राजामुंद्री में है कि राजमुंद्री में है, ठीक है, ये कहां पर है, राजामुंद्री में है कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, हाँ जी। चलो बात समझ में आ गई सबको, हाँ सर सबको समझ में आ गई, ओके ठीक है। सब लोगों ने सही आंसर दे दिया, राजमुंद्री में है आंध्र प्रदेश में। सिगार और सैरोट के लिए सैरोट बोल दो या सैरोट बोल दो। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, ये जो मेरा जो पेन है ना, पेन का साइज आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये जो पेन है ना, इतनी लंबी सिगरेट लोग पीते हैं, वो बड़ी मोटी सी डंठल जैसे किसी ने लकड़ी उठा के दे दी उनको, ठीक है, तो वो सिगार कहते हैं सर उसको, ठीक है, उसको सिगार कहते हैं। वो महंगी आती है 200-400-500 रुपए, मतलब लोगों की श्रद्धा भक्ति के ऊपर मिल जाती है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो सिगार कहलाता है, इसको सैरोट या सिगार हम कह देते हैं। जो बड़ी और मोटी सिगरेट होती है उसको सिगार कहते हैं, बड़े लोग पुरानी मूवी में आपने देखा होगा इसको, ठीक। इसके बाद बात करें स्पेशल प्रैक्टिस, तो कल्टीवेशन तो खत्म हो गई, ठीक है, कल्टीवेशन खत्म हो गई। अब हम स्पेशल प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ केजीएफ में देखो मूवी भी याद है भाई आपको। चलो अब बात करें स्पेशल प्रैक्टिस की, तो पहली प्रैक्टिस उसका नाम क्या है, टॉपिंग। टॉपिंग और किसने करी थी सर, टॉपिंग कॉटन में भी करी थी, बिल्कुल करी थी। टॉपिंग की जगह एक प्रोसेस निपिंग, निपिंग किसमें की थी, चिपिंग में भी की थी, पूछा जाता है सर, ठीक है, हाँ जी क्लियर, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ द फ्लावर हेड आइदर अलोंग और विद फ्यू अपर ऑफ द ट्री ऑफ लीव्स टू इंप्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू डन टॉपिंग इन आवर टोबैको क्रॉप। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए हो कि ये जो पत्तियां हैं इनके साथ छोटी मोटी कुछ फलिकाएं हैं उनको तोड़कर हम अलग कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम टॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉपिंग बोलते हैं। क्या टॉपिंग की बात समझ में आ गई। तो तंबाकू में जो पहली प्रोसेस उसका नाम क्या है, टॉपिंग। तो पहली प्रोसेस का नाम क्या है सर, टॉपिंग। क्या कर रहे हैं, फोटो में नजर आ गया, ये कहलाएगा आपका टॉपिंग। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो की जाती है वो टॉपिंग ही की जाती है, ठीक। दूसरी प्रैक्टिस पढ़ेंगे, दूसरी प्रैक्टिस क्या होती है, डीसकरिंग। अच्छा डीसकरिंग क्या होता है, डीसकरिंग का मतलब ये होता है कि जो सकर्स निकलने वाले हैं, ये जो सकर्स निकलने वाले हैं, जो सकर्स निकलने वाले हैं ना, आइट साइड से कुछ नए पौधे की कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेस आ रही हैं, जो क्या करेंगी, जो पहले वाली जो पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां या मैच्योर्ड पत्तियां हैं, उनकी क्वालिटी को खराब करेंगे, तो उनको हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसकरिंग। तो पहले क्या किया, टॉपिंग, दूसरा डीसकरिंग, ठीक है। अच्छा डीसकरिंग और किसमें करते हैं सर, डीसकरिंग तो बनाना में भी करते हैं। डीसकर्स का मतलब क्या होता है, जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे मान चलो फुल्ली डेवलप प्लांट है आपका, अब कुछ नए नए पौधे की कुछ शाखाएं यहाँ से निकल रही हैं और ये क्या है, एडिशनल न्यूट्रिएंट भी मांग रही हैं। अब इनके चक्कर में जो हमारी बड़ी पत्तियां हैं ना, इनकी क्वालिटी खराब हो रही है, क्योंकि इन तक प्रॉपर एनर्जी भी नहीं पहुंच रही है, इन तक प्रॉपर जो है भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका, ये आपका डीसकरिंग कहलाएगा। तो बनाना में भी करते हैं और किसमें करते हैं, तंबाकू में भी करते हैं। तो आफ्टर दी टॉपिंग मतलब पहली प्रैक्टिस क्या हो गई सर, टॉपिंग। ऑक्सिलरी बड ग्रो, रिमूवल ऑफ द सच लेटरल ब्रांचेस ऑफ सकर्स, दैट इज कॉल्ड डीसकरिंग। सकर का मतलब ब्रांचेस को हटा दिया, उसको डीसकरिंग कर दिया।
टॉपिंग का और डीसकरिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दोनों का प्राइम ऑब्जेक्टिव वो जो एनर्जी है उसको हटाना है, ठीक है? हटाना मतलब उसको डाइवर्ट करना है। सिर पे बड़ा सा गुच्छा रख लो, बहुत लंबे लंबे बाल कर लो, ठीक है? और शैम्पू भी मत करो, नहाओ भी मत, ठीक है? तो ऐसा गुच्छा सा लगेगा ना, सिर भारी भारी लगेगा। एनर्जी आपकी सारी शरीर पे कहां जा रही है? हाँ जी, वहीं जा रही है। लेकिन आजकल लोगों की एनर्जी बालों पे नहीं जाती, लोगों की एनर्जी रील्स देखने में जाती है। तो ये अंगूठा टेढ़ा ही हो गया है बिल्कुल ऐसा। सुबह अब उसको कितना ही सीधा करो वो होते नहीं वैसे टेढ़ा ही रह गया, ठीक है? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? हमारी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं, समझ गए? तो बात समझ में आ गई। पहली प्रैक्टिस का नाम क्या है? पहली का मतलब है टॉपिंग, दूसरी प्रैक्टिस क्या बोल रहे हैं? डीसकरिंग, तीसरी प्रैक्टिस क्या होगी? प्राइमिंग, और चौथी प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे सर? क्यूरिंग बोलेंगे, ठीक है? तो मतलब क्यूरिंग सबसे लास्ट में किया जाता है? यस सर, क्यूरिंग सबसे लास्ट में किया जाता है, ठीक है? मैंने सब डिलीट कर दिया इंस्टा फेसबुक। देखो मैंने ना 2017 में फेसबुक को डिलीट किया, ठीक? 2017 से 2024 3 और 7 साल हो गए। एक सिंगल दोस्त का फोन नहीं आया और मेरे लगभग 1200 दोस्त थे कि भाई तूने फेसबुक क्यों छोड़ दिया? तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कर रहे हो लोगों को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। लोग केवल म्यूचुअल बने हुए हैं, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन लो, अपना जो है गोल डिसाइड करो। लोग आपको आपके रिजल्ट से जाने, ठीक है? ये दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये 2000 नहीं 10,000 फ्रेंड भी बना लो इंस्टाग्राम पे और दूसरी दुनिया भर की चीजों पे, वो काम का नहीं है। काम का काम है जब आप रिजल्ट लेके आ रहे हो। तो टीडीपी याद है ना? यस, टीडीपी मतलब वो साउथ इंडिया वाली पार्टी नहीं जो इंडिया इंडिया मतलब एनडीए के साथ जिनका अलायंस है। टीडीपी मतलब किसकी बात कर रहे हैं? टीडीपी मतलब टॉपिंग की बात कर रहे हैं, डीसकरिंग की बात कर रहे हैं, प्राइमिंग की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? क्यूरिंग की बात कर रहे हैं। तो क्यूरिंग सबसे लास्ट किया जाता है। एक बार कंफर्मेशन दो, क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक? ठीक, आप इंस्टा यूज करते हो? हाँ यूज करता हूँ, बिल्कुल, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों यूज नहीं करूंगा? चलो ठीक है, हाँ उसके बिना तो मेरी रोटी नहीं बचती। चलो ऐसा लोग कहते हैं बट मैं यूज नहीं करता हूँ, बट उतना यूज नहीं करता। चलो तो किस किस की बात हो गई? तो बात हो गई टॉपिंग की, बात हो गई डीसकरिंग की। अब आ जाओ प्राइमिंग पे। किस पे आ जाओ सर? प्राइमिंग। अरे रिपीट सब तो कर रहा हूँ, घबरा क्या रहे हो यार? इधर देखो, ये जो चाचा यहाँ पर बिजी हैं, ये क्या कर रहे हैं? चाचा चाचा देखो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं और हमसे इस उम्र में पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब चाचा हमसे कम से कम दुगुना ढाई गुना उम्र में है, फिर भी बेचारे वो खेत खेत जाके बड़े बड़े जूते पहन के पत्तियों को कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो है अच्छे से पैसा कमा सकें, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ एक बार और समझा दूंगा, काहे घबरा रहे हो? ये जो मैच्योर पत्तियां हैं इनको जब रिमूव किया जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बेचारे नहीं है चाचा, बहुत अच्छे हैं अंकल जी, आप बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि जीवन में ना काम करते रहना चाहिए। नहीं काम करोगे तो बेकार हो जाओगे, क्योंकि अगर पानी बह रहा है तो ताजा है, और एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए ना तो वो पानी शुद्ध नहीं होता, वहां यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी अलगी का जो है जमा हो जाता है। तो जब हम एक जगह रुक जाए तो हमारा भी विकास नहीं होगा, तो चलते रहना चाहिए, समझ गए? ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करें। सुनो पहले क्या पढ़ा, अब ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। पहला क्या पढ़ा? टॉपिंग पढ़ा। टॉपिंग क्यों करा? तो जो टॉप पोर्शन है उसको रिमूव किया है, क्यों? क्योंकि एनर्जी भी डाइवर्ट हो जाए और पत्तियां थोड़ी चौड़ी हो जाए, पत्तियां थोड़ी बड़ी हो जाए। पहली प्रोसेस टीडीपी याद कर लेना, ट्रेंडिंग में है अभी। दूसरा क्या है? डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब क्या है? डीसकरिंग का मतलब है कि ये जो आपका पत्ती है, अब टॉप पोर्शन तो रिमूव कर दिया, लेकिन पता चला आइट साइड से कुछ ब्रांचेस हैं, आइट साइड से कुछ शाखाएं हैं वो निकलने लगी हैं, तो अब उनको रिमूव करना है ताकि दोनों से जब हमारा जो मेन लीफ है उसको एनर्जी मिले प्रॉपर। तो एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए पहला टॉपिंग, दूसरा डीसकरिंग, तीसरा क्या करेंगे सर? तीसरा तो हमारा प्राइमिंग आ गया। तो सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राइमिंग। मतलब प्राइमिंग का मतलब क्या है सर? ये हार्वेस्टिंग की मेथड है। कौन सी मेथड? ये जो तंबाकू के अंदर जो कटाई होती है उसको हार्वेस्टिंग ना बोल के क्या बोल देते हैं? उसको प्राइमिंग बोल देते हैं, समझ गए? तो ये किसकी मेथड है? ये हार्वेस्टिंग की मेथड है, ठीक है? हाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं, समझ गए? तो रिमूवल ऑफ द मैच्योर्ड लीफ, पता नहीं कितने एग्जाम में आया है, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीफ इज नोन एज प्राइमिंग। अभी तक जो आपको कंफ्यूजन थी, टॉपिंग किसे कहते हैं, डीसकरिंग किसे कहते हैं, प्राइमिंग क्लियर हुआ? क्यूरिंग के कहते प्राइमिंग तक क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। हम उसको प्लकिंग भी कह सकते हैं भाई साहब, प्लकिंग का मतलब चुनना होता है। तो एंटायर हार्वेस्टेड नीड 5 to 6 प्राइमिंग, मतलब जितनी भी खेत में हमने तंबाकू को लगाया, ऐसा नहीं कि हंसिया लेके पहुंच गए पूरे खेत में से पत्तियां काटना, नहीं होगा। वो आपको 5 से 6 बार बार जाके जो पकी हुई पत्तियां उनको चुन के लाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, कॉटन में कल पड़ा था, वहां पर भी पिकिंग करके ला रहे थे, जो मैच्योर्ड बॉल थे उनको हमने चुन के लेके आए। तो ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट किसमें है? आपके तंबाकू में, समझ गए? हाँ जी, टी में भी ऐसा ही करते हैं। वेरी गुड शिवानी मैम, टी में भी ऐसा ही करते हैं। वेरी गुड, समझ गए? समझ गए सब लोग, ठीक है? और ये जो है ना यूज्ड इन सिगरेट एंड रैपर टोबैको, रैपर टोबैको मतलब जो पत्ती वत्ती के लिए यूज किया जाएगा उसकी यहां पर बात कर रहे हैं। तो तीन प्रोसेस तो समझ में आ गई। चौथी प्रोसेस क्या है? अब चौथी प्रोसेस तो बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहां पर हमको डिसाइड करना है कि जो पत्ती है उसके अंदर मॉइस्चर कितना रखना है, वाटर या मॉइस्चर कंटेंट कितना रखना है लीफ के अंदर। क्या वो बीड़ी के लिए उसको पकाया जा रहा है? क्यूरिंग का मतलब पकाना, क्या उसको बीड़ी के लिए पकाया है, क्या सिगरेट के लिए, क्या तंबाकू मतलब चैविंग पर्पस से, या हुक्का के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए? या हुक्का के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? लीफ मैच्योर मतलब पवन टिकर जी, मैच्योर का मतलब होता है पकना, ठीक है? अब दोबारा मत पूछना, क्योंकि अगर आपको मैच्योर नहीं पता इसका मतलब ये है कि इतनी सारी पढ़ाई जो है वो व्यर्थ हो गई, ठीक है? चलो आगे बात करें, आगे बात करें। ये जो पत्ती जो हम तोड़ के लेके आए, अब उसको क्या कर रहे हैं? क्योर कर रहे हैं। क्योर का मतलब रिमूव कर रहे हैं या फिर मेंटेन कर रहे हैं। रिमूव कर रहे हैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ना बोल के क्या बोलेंगे? रिमूव कर रहे हैं एक्सेस मॉइस्चर, किससे? फ्रॉम दी लीव, किससे? पत्ती से, फ्रॉम दी लीव्स रिमूव एक्स्ट्रा और एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम लीव्स। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा सर आपका क्यूरिंग। यहाँ पर जो आपको फोटो में नजर आ रहा है, क्यूरिंग की अलग अलग जो है मेथड होती है। सन क्यूरिंग होती है, एयर क्यूरिंग होती है, ठीक है? तो ये जो आपको नजर आ रहा है बंद कमरे में जो पत्तियां यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना सर, ये गंदा कपड़ा नहीं है। किसी व्हाइट कलर के कपड़े को जो है हम सफाई करें तो ऐसा ही कलर हो जाता है। ये आपका तंबाकू है, गंदा कपड़ा नहीं है। ये आपकी पत्तियां हैं जो सूख गई हैं। देखो यहाँ पर ये तंबाकू की पत्ती जिनको लटकाया गया है, क्यों? ताकि ये इनमें मॉइस्चर कम कर सकें। तो अब खुले एरिया में सन ड्राई नहीं कर सकते हैं, बट बर्निंग क्वालिटी कम हो जाएगी। जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं या जो गुटखा खाते हैं उनको टेस्ट पता है, ठीक है? कोई बोलेगा सिगरेट 5 रुपए की मिल जाएगी, सिगरेट 2 रुपए की भी मिल जाएगी, लेकिन वो जो बर्निंग क्वालिटी है कि सिगरेट थोड़ा धीरे धीरे चले, मतलब थोड़ी देर तक ऐसे हाथ में ऐसे करके थोड़ी देर तक रखे रहें तो वो धीरे धीरे चले, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो भाई वो 5 रुपए में तो नहीं मिलेगी, ठीक है? वो कितने में मिलेगी? वो 15 रुपए 20 रुपए में मिलेगी। तो जितनी महंगी सिगरेट उसकी उतनी अच्छी बर्निंग क्वालिटी, ऐसा माना जाता है, ठीक है? ठीक है, हाँ जी सर हम फील कर रहे हैं, अच्छी बात है, फील कर लो, ठीक है? बाहर ले पड़ेंगे तो बाहर ले कुछ और फील कर लेना, ठीक? चलो क्लियर हो गया बात। तो क्यूरिंग की बात क्या हुई? क्यूरिंग की बात कर रहे हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पत्तियों को सुखाया जा रहा है। मॉइस्चर इज लीव मतलब रिमूव कर रहे हैं मॉइस्चर वहां से, ताकि क्या कर सके हमारे लिए कैसा कलर चाहिए पत्ती का, मतलब जर्दी का जर्दा, मतलब वो जो टूटन होती है पत्ती की, टेक्सचर कैसा चाहिए, एरोमा कैसा चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहिए। तो लगभग लगभग 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जब तंबाकू को पकाया जाता है। इसकी विधियां अलग अलग होंगी। फ्लू क्योर्ड हो गया, समझ गए? हाँ समझ गए, क्लियर? हाँ इतनी बात समझ में आ गई। हाँ तो ये क्या हो गया आपका क्यूरिंग। पहले क्या पढ़ा? टॉपिक, दूसरा डीसकरिंग, तीसरा प्राइमिंग, चौथा क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट कहीं ना कहीं प्रोसेस को, एक बालिका है जो बहुत देर से कमेंट कर रही है, मुझे लग रहा है कि उसका नंबर आ चुका है, ठीक है? हाँ निपटने वाले हो, क्लियर हो गया काम, टीडीपीसी। चलो एक आध बार और देख लेते हैं, फिर भैया जाने वाले को कोई रोक सकता है कि नहीं रोक सकता ना? हाँ खत्म।
चलो आगे बात करते हैं। तो मेथड ऑफ क्यूरिंग की जब बात करेंगे तो मेथड ऑफ क्यूरिंग में एयर क्यूरिंग, सन क्यूरिंग, फ्लो क्यूरिंग और फायर क्यूरिंग समझ रहे हो? ठीक है। और फायर क्यूरिंग, वो जो गाना, वो जो आपने सीन देखा होगा ना पुष्पा भाऊ वाला, वो ऊपर जाता है, सबको उड़ा उड़ के आ जाता है, बोले नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है, फायर मतलब वो इधर वाले फायर की बात कर रहा है वो, ठीक है। वो यहाँ पर पत्तियों को पकाने वाले फायर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर पत्तियों को हवा में पका रहे हैं तो वो मेथड कौन सी होगी पकाने की विधि? यस, क्यूरिंग मतलब पकाना, एयर क्यूरिंग होगी। एयर क्यूरिंग मतलब हवा में, लेकिन ऊपर जो हमने कुछ डंठल डाल रखा है ताकि सीधा सनलाइट ना हो। चौथे की बात करें, सन क्यूरिंग जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है। फ्लो क्यूरिंग ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको जो है हम पकाते हैं। और एक फायर क्यूरिंग मतलब टेंपरेचर, कमरे का तापमान बढ़ाकर करते हैं। समझ गए? चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताना, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये पूरे बंद कमरे में जहां पर है ना, इसका तापमान बढ़ाया जाएगा इस कमरे का, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, इसको हम फायर क्यूरिंग भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसी ही मशीनरी हम यूज करेंगे किसमें? फ्लू क्योर्ड में, किसमें? एफसीबी में। समझ गए बात? चलो अब यहाँ पर जो आपको चित्र नजर आ रहा है फोटो, ये क्या है? डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में पत्तियों को सुखाया जा रहा है, तो ये आपका सन क्यूरिंग है। सन क्यूरिंग मतलब पत्तियों को सन में सुखाया जा रहा है। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, पत्ती हवा में तो है, बट इसके ऊपर हमने क्या किया, पॉलिथीन शीट डाल दी ताकि क्या हो, डायरेक्ट सनलाइट का कॉन्टेक्ट ना पड़े, तो ये एयर क्यूरिंग कहलाएगा। ठीक है, एयर क्यूरिंग समझ में आ गई, सन क्यूरिंग समझ में आ गई, ठीक है। फायर क्यूरिंग तो बता दिया। और फायर का मतलब ये नहीं कि कमरे में जाके आग लगा दी, सब निपट जाएगा। आग नहीं लगाई जाएगी, टेंपरेचर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। सबसे बेस्ट क्यूरिंग मेथड कौन सा होता है? तो सबसे बेस्ट क्यूरिंग मेथड डिपेंड करता है कि हम उसको बीड़ी के लिए क्यूर कर रहे हैं कि सिगरेट के लिए कि तंबाकू के लिए। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया कि मॉइस्चर उतना मेंटेन किया जाएगा जैसे तंबाकू की। तो अगर कोई तंबाकू खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको उसमें रस आना चाहिए, तो उसमें मॉइस्चर हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। ठीक है। सिगरेट में मॉइस्चर उतना रखेंगे कि वो धीरे धीरे चले। तो कुछ इस तरीके से वैसे फ्लू क्योर सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, फ्लू क्योर को हम ज्यादा यूज करते हैं। समझ गए बात? ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब ये मेथड की तो बात कर ली। सन क्यूरिंग किसके लिए करते हैं? ये हुक्का और स्नफ के लिए करेंगे। फ्लू क्योर किसके लिए कर रहे हैं? सिगरेट के लिए। और फायर क्यूरिंग किसके लिए कर रहे हैं? बीड़ी के लिए, स्नफ के लिए और चैपिंग और हुक्का के लिए। समझ गए? ठीक। इतना एक बार रिकॉल करो, जिन लोगों ने जो है क्लास के साथ साथ पढ़ा है, इतना एक बार रिकॉल करो। हाँ, क्यूरिंग में डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आगे बताया। कोई बात नहीं, इसने कमेंट डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने फोटो तो खींच ही लिया है। तू तो गया बेटे, बेटे नहीं बेटी। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। बोले सर हार्वेस्टिंग, हाँ जी सर हार्वेस्टिंग की बात करें, बट ये हार्वेस्टिंग वो नहीं है। हार्वेस्टिंग की जब भी बात आएगी दिमाग में क्या चलेगा? हाँ जी, दिमाग में ये चलना चाहिए, तभी तो अधिकारी बनोगे, प्राइमिंग। ठीक। तो हार्वेस्टिंग क्या बोल रहे हैं? साइन फॉर द मैच्योरिटी ऑफ हार्वेस्टिंग डिफर विद द टाइप ऑफ टोबैको। मैंने पहले ही बता दिया कि कौन से प्रकार के तंबाकू की आप खेती कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो देयर आर टू मेथड फॉर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट वन इज प्राइमिंग, यहाँ पर केवल पत्ती ही पत्ती को चुना जा रहा है, तो वो प्राइमिंग हो गया। दूसरा आपका क्या है? स्टाल कट मेथड। स्टाल का मतलब क्या होता है कि डंठल के साथ, ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना डंठल, वो जो उसका स्टेम वाला पार्ट है, जो पेडेंटल वाला पार्ट है, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम? उसके साथ ही उसको तोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा सर? वो आपका कहलाएगा, देखो कुछ इस तरीके से पत्तियों को तोड़कर उसका एक बंडल बनाकर रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन जब प्राइमिंग की है तो ये देखना पड़ेगा कि पत्ती कहीं फोल्ड ना हो जाए, क्योंकि ग्रीन है, नरम पत्ती है, कहीं भी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। अब जब वो जैसी फोल्ड होगी, वैसा ही क्या होता है सर? वैसा ही वो क्वालिटी को खराब करता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो डंठल के साथ अगर हम इसको काटेंगे तो ये क्या कहलाएगा सर? आपका ये स्टाल कट मेथड कहलाएगा। बट ज्यादातर हम प्राइमिंग करते हैं क्योंकि सीधा पत्तियों को ले लेते हैं। ये जो डंठल है ये सिगरेट के काम में तो नहीं आएगा, ये आपके खैनी वगैरह के काम में आ जाएगा। खैनी मतलब तंबाकू, सुपारी वगैरह बनाने के काम में आ जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करें प्राइमिंग मेथड क्या करते हैं। राइप लीव्स आर रिमूव बाय द मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स जिन जिन पत्तियां पक गई उनको तोड़ लिया, 5-6 बार तोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्राइमिंग कब करते हैं? सिगरेट तंबाकू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करोगे 70 से 75 दिन बाद। ठीक है। और 5 से 6 प्राइमिंग जो है टोटल करते हैं। समझ गए? इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है। 70 से 75 दिन में कर रहे हैं, 5 से 6 बार करते हैं। दूसरा हार्वेस्टिंग ऑफ एंटायर प्लांट, मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टाल्क मेथड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टाल्क मेथड की। तो बीड़ी तंबाकू के लिए ये 145 डेज में तोड़ा जाएगा, चैरोट के लिए 90 से 100 दिन के आसपास इसको तोड़ा जाएगा। और हुक्का और फूड के लिए, फूड मतलब समझ लो, फूड मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है खैनी की। ठीक है। वो बात कर रहा है खैनी की। ठीक। वो बात कर रहा है वो जो गुटखा है, पान मसाला की बात कर रहे हैं। ठीक। क्लियर? ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सर। ये क्या है? ये आपका हो गया तंबाकू। ठीक। इसके बाद किसकी बात करेंगे? स्टोरेज की। तो पत्तियों को 1 से 2 साल तक रखा जा सकता है बिना किसी डैमेज के। ये क्या कहलाएगा? कैरोट। कैरोट नहीं, वो चैरोट होता है, वो तंबाकू का प्रकार है। आप लोगों को खाना थोड़ी है यार, याद रखो ना चैरोट है। अब है क्या? सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सर्च कर लेना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने सारा बता दिया। और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जितना है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दिया। ठीक है। एक पूछ रहा है 5 से 6 बार प्राइमिंग का मतलब क्या है? क्या ही करूं यार मैं। भाई साहब, भाई साहब आपके डाउट ऐसे ही रहते हैं। 5 से 6 बार प्राइमिंग का मतलब क्या है कि एक खेत में जो आपने तंबाकू लगाया ना, उसको 5 से 6 बार तोड़ोगे। बोले सर क्यों? जो पकेगा उसको पहले तोड़ोगे। आपके घर में टमाटर लगाया है, आपके घर में मिर्ची लगी है, भिंडी लगी है, क्या पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के घर ले आते हो कि लो मम्मी सब्जी बना लो भिंडी की? ऐसा करते हो क्या? नहीं, पेड़ वहीं रहता है। जो पहले पक गया है, क्या जो भिंडी पहले आ गई उसको तोड़ के ले आए, वो क्या कर रहा है? प्लकिंग कर रहा है। तो भाई साहब ऐसे ही प्राइमिंग कर रहे हैं। समझ गए? हाँ। पिट क्यूइंग क्या है? पिट क्यूइंग क्या है? गड्ढे में रख के पकाएंगे, पिट क्यूइंग हो जाएगा। समझ गए? चलो अब स्टोरेज की बात करें। तो तंबाकू को 1 से 2 साल तक रखा जा सकता है। 10 से 12% हम यहाँ पर टेंपरेचर मेंटेन करेंगे। बट तंबाकू जिस रूम में रखा जाता है वहां आपको सांस लेने में तक दिक्कत होगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, जो निकोटिन है ना, वो पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको खराब करता है। ठीक है। फायर क्यूरिंग रिपीट कर दो, सॉरी मैं फायर क्यूरिंग क्यों रिपीट करूं? फायर क्यूरिंग केवल सिगरेट से रिलेटेड है, हमको तंबाकू के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। हाँ, वैरायटी बिल्कुल डिपेंड करेगी। मैंने सारी चीजें तो बता दी हैं। देखो तंबाकू जिस लिए ग्रो किया जा रहा है, तंबाकू जिस लिए ग्रो किया जा रहा है, तो सबसे पहले उसका पर्पस देखना पड़ेगा। अब पर्पस का मतलब क्या? उसको बीड़ी के लिए लगाया जा रहा है, क्या उसको सिगरेट के लिए लगाया जा रहा है, क्या उसको हुक्का के लिए लगाया जा रहा है, क्या उसको गुटखा के लिए लगाया जा रहा है? पहले ही पर्पस डिसाइड हो गया। ठीक। पहले ही वैरायटी डिसाइड हो गई, फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्यूरिंग करते हैं। समझ गए? बस इतनी बात आपको समझा सकता हूं। इसके अलावा तो आपको जितना पढ़ाया है इतना याद रखोगे। अच्छा, टेंपरेचर कैसे मेंटेन करेंगे, मॉइस्चर कैसे मेंटेन करेंगे? तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मशीन लगी हुई है, ये मशीन क्या कर रही है? इसको काफी टाइम तक स्टोर करेंगे। मॉइस्चर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक। समझ गए? तो ये आपका तंबाकू का कल्टीवेशन हो गया। अब आपको जो है कुछ भी पूछना है क्रॉप से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि डाउट लेके आना क्रॉप के, क्योंकि आज जो आपकी लास्ट क्लास है क्रॉप वाली। ठीक। समझ गए? तो फ्लॉपिंग इन टोबैको क्या होता है कि अगर पानी बहुत ज्यादा देर तक भरा है, ठीक है, तो तंबाकू क्या होता है? कहीं ना कहीं मुरझाने लगेगा, कहीं ना कहीं विल्टेड होने लगेगा। लंबे टाइम तक अगर खेत में पानी भरा रहेगा, और क्या होगा कि जहां पर उसके जो रूट्स हैं वो कोलैप्स होने लगेंगे, टिश्यू उसका मरने लगेगा, प्लांट का डंठल भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो तंबाकू है वो क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पत्तियां उसकी डाउन होने लगेंगी। इसको ही क्या बोलते हैं? फ्लॉपिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लॉपिंग बोलते हैं। तंबाकू में कोई डिसीज पेस्ट लगता है क्या? नहीं लगते हैं। बट ये जो क्लास है आपकी एग्रोनॉमी की है, मैं एंटोमो और पैथोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ बता दी है। ठीक। ये रेस्पिरेटरी को हार्मफुल प्रोडक्शन क्यों करते हैं? पैसा, पैसे का चक्कर बाबू भैया। आप लोग भी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए। गुटखा तंबाकू से बनता है, यस तंबाकू का ही नाम होता है गुटखा। ठीक है।
तंबाकू को लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तंबाकू को लगाने के लिए यहाँ परमिशन तो लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये नार्कोटिक क्रॉप्स में आ जाता है, बिना परमिशन के लगाओगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? अब आपको जो पूछना है जल्दी से पूछ लो। क्रॉस क्रॉप कंप्लीट नहीं है, आप इतना सब याद कैसे रख लेते हैं? मैंने बाद में बादाम नहीं खाई, मैंने ठोकर खाई है, तो ठोकर खाने से अकल तेज हो जाती है, ठीक है, नमक के साथ खाओ बढ़िया, शक्कर कर मिला के मजा आ जाता है, ठीक है, हाँ, तो सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है, हाँ। मेन पॉइंट आपको बता तो दिए, मेन पॉइंट मॉइस्चर कैसे पता करेंगे? मशीन से। अब ये फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पल्सेस में क्या है? मुंह में है, खुद है, आपके नोट्स में लिखा होगा, पढ़ लेना, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, वो उतना ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चलो। नहीं, मैं एसीसी वाला संजय सर हूं, ठीक है। चलो आगे बात करें। लो सर, कुछ क्रॉप्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों के लिए हैं, मैंने बोला था कि पूरी सीटी संभाल के रखना, ठीक है, हाँ जी। पल्सेस, कौन सी पल्सेस? लिखते रहो बेटा, अब तो नहीं देखूंगा मैं, लिखते रहो। चलो आगे बात करते हैं क्रॉप्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो क्रॉप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, अब ध्यान से सुनना, 4-5 क्रॉप हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है केवल उतना पढ़ना है। अब आपकी तरफ से होमवर्क ये रहेगा कि आपको इनको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, चलो ठीक है। ऑयल सीड, भाई साहब ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप ही तो है, ठीक है, ग्राउंडनट आपकी ऑयल सीड क्रॉप ही तो है। तो बात करें ग्राउंडनट के बारे में, तो देखो ग्राउंडनट दो प्रकार का होता है, एक बंच टाइप का होता है और एक स्प्रेडिंग टाइप का होता है, ठीक है। एक बंच टाइप मतलब गुच्छे में लगता है, और एक स्प्रेडिंग टाइप जो आपका, जैसे मान चलो ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंडनट अगर मान चलो जमीन के अंदर कुछ इस तरीके से फैल रहा है, उसका रूट जमीन के अंदर फैल रहा है, उसकी पत्तियां जमीन के ऊपर फैल रही हैं, तो ये आपका स्प्रेडिंग टाइप हो गया, मतलब फैलने वाला। इसको ट्रेलिंग टाइप या वर्जीनिया रनर टाइप कहते हैं, समझ गए? अगर दूसरे प्रकार की ग्राउंडनट की बात करें कि जो क्या कर रहा है, जो जमीन के अंदर उसकी जड़ें फैल गई हैं और क्या कर रहा है, जड़ों में भी वो जो है ना गुच्छे में लग रहा है, मतलब बंच में यहाँ पर हमको जो है फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स मतलब मूंगफली मिलेगी, वो आपका बंच टाइप कहलाएगा, ठीक। अगर मूंगफली जो है फैली हुई है मिट्टी के अंदर, उतना ज्यादा बंच में गुच्छे में नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको स्प्रेडिंग टाइप बोलेंगे, ठीक है। मेजर ऑयल सीड में याद आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑयल सीड में हमने मस्टर्ड को भी कवर किया है, इतना तो आपको याद है, ठीक। चलो, तो इरेक्ट और बंच टाइप या स्पेनिश टाइप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। इसका सबसे पहले तो ग्राउंडनट का नाम याद करो, क्या है सर? अरेकिस हाइपोजिया। क्या कहते हैं? अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया का मतलब क्या होता है? बिलो दी ग्राउंड, बिलो दी ग्राउंड। अब ये बिलो दी ग्राउंड का मतलब क्या है? अरेकिस का मतलब क्या होता है? अरेकिस का मतलब होता है कि पॉड, अरेकिस का मतलब होता है पॉड, ठीक है। और इसका मतलब होता है बिलो दी ग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे कोई फली दबी हुई है, तो इसलिए अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं। एक फेस्टिगाटा होता है, एक प्रोकेम्बेंस होता है। जब फेस्टिगाटा की बात करेंगे तो वो फैलेगा नहीं, मतलब अरेकिस हाइपोजिया वैरायटी क्या है इसकी? फेस्टिगाटा, ये बंच टाइप का है, समझ लो, इंपॉर्टेंट है, बड़ी कंफ्यूजन होती है, बट अगर ध्यान से इस क्लास को देखोगे तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। बंच टाइप को हम इरेक्ट टाइप भी कहते हैं, क्योंकि वो जमीन में भी बंच गुच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमको जमीन से ज्यादा मतलब है, फैलने ऊपर से ज्यादा मतलब नहीं, ठीक है। बट वो ऊपर भी उसकी फॉलिएज है, वो फैलती है, इसको स्पेनिश टाइप भी कहते हैं। अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा, तो फेस्टिगाटा से याद कर लोगे, क्या याद कर लोगे? फैलेगा नहीं, हो गया याद, वेरी गुड। दूसरा है स्प्रेडिंग टाइप, या इसको ट्रेलिंग या वर्जीनिया रनर टाइप कहते हैं। ट्रेलिंग या वर्जीनिया रनर टाइप की बात करते हैं तो अरेकिस हाइपोजिया तो कॉमन हो गया। सब स्पीसीज क्या है? प्रोकम्बेंस। कैसा है प्रोकम्बेंस? जितना लंबा नाम उतना गुड़ फैली हुई मूंगफली। हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा, जल्दी खत्म हो गया बोलने में। प्रोकैम्बेंस, नाम भी लंबा है और ये फैल रही है, स्प्रेडिंग टाइप है, ठीक है। अब एक बात बताना, अब एग्जाम में सब क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जो है उत्पादन कौन ज्यादा देता है, तो उत्पादन कौन ज्यादा देगा? उत्पादन आपका देगा सर, उत्पादन देगा आपका जो स्प्रेडिंग टाइप का है ना, वो उत्पादन ज्यादा देता है, लेकिन लोगों को लगता है कि बंच टाइप उत्पादन ज्यादा देता है, समझ गए? चलो, अब बंच टाइप जमीन जो है ग्राउंड उसको नॉन गवर्नमेंट होगी, क्योंकि गुच्छे में है तो उसके अंदर डोमेंसी नहीं मिलती, मतलब वो कम टाइम में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसमें डोमेंसी देखने को नहीं मिलती। और ये पुअर एंडर है, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया, भले बंच में लगा है, लेकिन क्या है ये आपका पुअर एंडर है। क्या है सर? ये पुअर एंडर है, ये आपको याद रखना, समझ गए? और जो स्प्रेडिंग टाइप होती है वो डोर्मेंट टाइप की होती है, और वो रेस्टिंग फेज उसका 2 से 2.5 महीने का रहता है, और ये गुड एंडर है, ठीक है, ये गुड एंडर है। एग्जाम में पूछेगा कि स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली का नाम याद है? हाँ जी, स्प्रेड मतलब फैल रहा है, तो नाम भी उसका फैला हुआ है, प्रोकैम्बेंस, याद हो गया? हाँ, दूसरा बंच टाइप का, तो बंच मतलब वो फैलेगी नहीं, मतलब वो फेस्टिगाटा है, समझ गए? चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना, अगर बात करें सोयाबीन की, ठीक है, तो सोयाबीन और ग्राउंडनट दोनों में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट मतलब इधर देखो जरा, बात करें किसमें? सोयाबीन में, तो सोयाबीन और ग्राउंडनट, यहाँ पर ऑयल सीड क्रॉप और इसमें पल्स में जैसे बात करें, दोनों ऑयल सीड में आते हैं। एक तो यहाँ पर प्रोटीन परसेंट क्या होता है और दूसरा यहाँ पर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है? 40 से 42% प्रोटीन होता है और 20 से 25% ऑयल होता है, ये पूछा जाता है। और ग्राउंडनट में इसका उल्टा होता है, 20 से 25% प्रोटीन होता है और 40 से 45% क्या होता है? ऑयल होता है, वो एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो एक दूसरे का उल्टा याद कर लो, सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा है 40% के आसपास, 20% ऑयल है, और ग्राउंडनट में 20% प्रोटीन है, 40% जो है ऑयल है, उल्टा एक दूसरे का होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करें बंच और स्प्रेडिंग का, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो सेलिंग परसेंटेज यहाँ पर 75% मिलता है और यहाँ पर 65% मिलता है। सेलिंग का मतलब ये जो आपको छिलका नजर आ रहा है, ये जो मूंगफली में आपको जो दाना नजर आ रहा है ना, हाँ जी, जो मूंगफली के अंदर जो कुछ इस तरीके से जो दाने भरे हुए हैं, वो जो दाने की हम बात कर रहे हैं ना, वो छिलका कितना है। जैसे हलिंग परसेंट याद है ना आपको कि हमारे पास 100 किलोग्राम धान है, अब उससे कितना दाना मिल रहा है? वो हलिंग परसेंट हो गया, 66 होता है, याद है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही सेलिंग होता है। सेलिंग मतलब मूंगफली से जो छिलका है, मूंगफली का जो ऊपर का कवर है, उसको रिमूव करते हैं तो उसको सेल कहते हैं। छिलके को तो सेल कह दिया, रिमूव करने की प्रोसेस को सेलिंग कह देते हैं। तो 75% बंच में, मतलब अगर मान के चलो हमारे पास मूंगफली है छिलके के साथ, तो हमको 75 दाना मिल जाएगा केजी में, और यहाँ स्प्रेडिंग टाइप की अगर है तो 65 किलो मिलेगा, मिलेगा भले ही कम, लेकिन उत्पादन ज्यादा है किसका? स्प्रेडिंग टाइप का, समझ गए? चलो डोरमेंसी की बात करें तो यहाँ बिल्कुल भी डोरमेंसी नहीं होती, 90% सीड यहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं, जबकि यहाँ डोरमेंसी होती है 80% सीड ही जर्मिनेट करते हैं, समझ गए? चलो इसके अलावा मैच्योरिटी की बात करेंगे तो ये जल्दी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जर्मिनेशन प्रॉपर हो रहा है, डोरमेंसी मिल नहीं रही है, इसलिए जल्दी पक जाता है। दूसरे की बात करें स्प्रेडिंग टाइप की, अब उसके अंदर डोरमेंसी तो है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, फैल भी ज्यादा रहा है, टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा लगता है, ये आपका स्प्रेडिंग टाइप हो गया, समझ गए? चलो सीड रेट की बात करें तो सीड रेट जो है ना, सीड रेट आप इसको 80 से 100 याद करो, ठीक है। ये जो है वैसे तो सही है, बट वो जो मोस्ट करेक्ट है आप यहाँ करो 80 से 100 किलोग्राम, कितना करोगे सर? 80 से 100 किलोग्राम, ठीक। और यहाँ कितना करोगे? यहाँ 60 से 80 किलोग्राम करोगे। सीड रेट भी एग्जाम में आती है सर, बिल्कुल आती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो बंच टाइप की सीड रेट ज्यादा है बट प्रोडक्शन कम है, और स्प्रेडिंग टाइप की सीड रेट कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, समझ गए? इतनी बात हो गई आपकी किससे रिलेटेड? इतनी बात हो गई आपकी ग्राउंड नट से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे किसकी बात करें? आगे बात करें ग्राउंड नट जो है मॉडिफाइड फ्रूट है। कैसा है? मॉडिफाइड फ्रूट है, ये याद रखेंगे। फ्रूट जो है इसको क्या बोलते हैं? नट कहते हैं, और फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं? लोमेंटम कहते हैं, ये याद रख लोगे, ये फैक्ट है ग्राउंड नट से रिलेटेड। गाइनोफोर क्या होता है? एक्चुअली गाइनोफोर क्या होता है? जब फ्लावर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं? वो जो मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पार्ट है वो जमीन के अंदर इंसर्ट करता है, इस पूरी प्रोसेस को हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि जियोट्रॉपिज्म जो टर्म है, जो प्रोसेस है, वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? तो उत्तर क्या बताओगे? हाँ जी, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके
हाँ, ये जियोट्रॉपिज्म आपकी ग्राउंड नट से रिलेटेड है। जी4 ग्राउंड नट, जी4 जियोट्रॉपिज्म, जी4 गुजरात। तो सबसे ज्यादा गुजरात जो है इसका प्रोडक्शन करता है। तो गुजरात जो हमारे 13 क्लाइमेटिक जोन में आता है, मतलब 13वें नंबर का क्लाइमेटिक जोन है, जिसको गुजरात प्लेन एंड हिल कहते हैं। उसको ऑयल सीड क्लाइमेटिक जोन के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? तो ये जो क्या करता है, ये जो बेस है ओवरी का, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, वो जमीन के अंदर जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? गाइनोफोर बोलते हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड और फूड इनसाइड दी सॉइल, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? गाइनोफोर उसको बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है, आप सब लोगों ने पैगिंग का नाम सुना है? हाँ, वो पैक लगाने की बात नहीं कर रहा मैं, पैगिंग की बात कर रहा हूँ। पैग मतलब जिससे फलियों का निर्माण हो रहा है, हिंदी में उसको खूटी अवस्था भी कहते हैं। वो ग्राउंड नट से ही रिलेटेड है। बात याद हो गई? हाँ जी। अब फोटो में देख लो, देखो भाई, अगर यहाँ पर जो फैल रही है मूंगफली, ठीक है, कुछ इस तरीके से जमीन के अंदर फैल रही है, तो ये क्या है? ये आपकी कैसी है? ये आपकी स्प्रेडिंग टाइप है। ये कैसी है? स्प्रेडिंग टाइप। अगर ये मूंगफली गुच्छे के तौर पर लग रही है, यहाँ पर गुच्छा नहीं और बहुत ज्यादा गुच्छा हो जाएगा, तो ये क्या है? आपकी बंच टाइप की। बंच टाइप में क्या है? बंच टाइप में डोर्मेंसी देखने को नहीं मिलती। समझ गए? चलो अब इधर थोड़ा सुन लो। चल, हाँ जी, अब आगे किसकी बात करें? हाँ, अब अगर जैसे इसकी बात करेंगे किसकी? हाँ, इसकी टैप रूट पाया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो है आपका लेग्यूम में आता है तो टैप रूट मिलेगा, ये रूट्स हो गई। अब टैग किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। ये जो लोमेंटम आपने अभी देखा, लोमेंटम मतलब जो कुछ इस प्रकार से धागे जो आपको नजर आते हैं, वही जो है किसके अंदर जाते हैं? मिट्टी के अंदर जाते हैं। तो इन्हीं धागों को क्या कहते हैं सर? इन्हीं धागों को पैग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैग। तो पैगिंग मतलब ये जो धागे हैं जो जमीन के अंदर आना स्टार्ट हो गए हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो ये जो धागा जमीन के अंदर जा रहा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को पैग कहते हैं। इसीलिए पैगिंग किससे रिलेटेड होती है? पैगिंग हमारे ग्राउंड नट से रिलेटेड होती है। और हमारा इंटरकल्चर ऑपरेशन पैगिंग के टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा इससे। समझ गए? चलो, अब ये तो अब वाला पार्ट है किसका? ग्राउंड नट का। ये जमीन के ऊपर वाला पार्ट, जमीन के नीचे वाला पार्ट। तो हमारे काम का कौन सा है सर? हमारे काम का जमीन के नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखो पिक्चर में, देखो पिक्चर में, फोटो में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इधर, ये जो आगे कुछ ऐसा धागा लग रहा है, इस धागे को ही क्या बोला है? पैग। ये धागा बनना शुरू करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको पैगिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर पीनट की बात करें, जो पीनट मतलब पूरी की पूरी मूंगफली, इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी फली को लोमेंटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोमेंटम इसको बोलते हैं। और अकेले दाने को क्या बोलते हैं? दाने को नट बोलते हैं। इसलिए इसको अर्थ नट, पीनट, मंकी नट, मलिना नट, जितने भी नट हैं वो सारे जो है कहलाते हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ में भी ऐसे पैग होते हैं, बिल्कुल, बस उनको पैग नहीं कहते। वो बड़ी बड़ी उसकी क्रॉप रूट होती है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको पूरी बात? ये ग्राउंड नट से रिलेटेड हो गई। इतनी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। जैसे पीनट जिसको हाइपोजी हम कह रहे हैं, समझ लिया। रूट सिस्टम वो तो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर ही रहा है। तो पैगिंग समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट है पैगिंग। मतलब जो धागे जो पेड़ के ऊपर से, पौधे के पेड़ मतलब पौधे के ऊपर से आके जमीन के अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, बाद में वही क्या करेंगे? आपके फलियों का निर्माण करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है सर? थोड़ा फोटो में देख लो, यही आपका क्या कहलाएगा? हाँ जी, यही कहलाएगा। ठीक है, कर्नेल दाने को कहते हैं। ठीक है, कर्नल बोल दो या कर्नेल बोल दो। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैग कहलाता है। मंकी नट क्यों कहते हैं? बंदर खाते होंगे इसलिए मंकी नट कहते हैं। समझ गए? हाँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड अनन्या। ओवरी बिकम्स स्टॉक इन पैगिंग। ओके, वेरी गुड, ये सही चीज है, आप समझ गए चीजों को। तो ये पैगिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ये जो पैगिंग है किससे रिलेटेड है? ग्राउंड नट से। क्या बात समझ में आ गई? हाँ, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अर्थिंग अप। पूछा जाता है अर्थिंग अप की बात कर रहे थे, तो अर्थिंग अप की बात करें तो अर्थिंग अप आपका 40 से 45 दिन में किया जाता है, जिससे क्या हो? हमारा जो है पॉट का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, फलियों का विकास अच्छे से हो सके। लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे सॉइल को 45 दिन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉट के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं पैगिंग को इफेक्ट करेगा। तो बात समझ में आ गई अर्थिंग अप की? ठीक है, दाने के ऊपर जो रेड लेयर होती है उसको टेस्ट का कहते हैं। ठीक है, हाँ, नॉलेज चेक करते रहो मेरा, उसको टेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको टेस्ट टेस्ट कहते हैं। समझ गए? चलो ठीक। हाँ, अब बात करें चिक्पी के बारे में। ये पार्ट हो गया ओवर। ग्राउंड से रिलेटेड जितने बनते हैं वो बता दिए। सीडेड भी जान ली, अर्थिंग भी जान ली, पैगिंग भी जान ली, ऑयल परसेंटेज भी जान लिया। चलो अब आगे बात करते हैं चिक्पी के बारे में। चिक्पी, अब चिक्पी के बारे में दो चीजें सुन लो। दो टाइप का चना होता है, एक आपका ब्राउन चना होता है जिसको जिसको देसी चना या भूरा चना कहते हैं। दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को क्या बोलेंगे? अब वैरायटी क्या समझाऊंगा? वैरायटी तो याद करने वाली है ना भाई, वैरायटी में समझाने जैसा है, याद करना है वो तो याद कर लेना। एक की ज्योति फेमस वैरायटी है, की चंद्रा फेमस वैरायटी है। चलो, देसी चना होता है उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, 14। ठीक है, उसका उत्पादन ज्यादा होता है, दाना छोटा होता है, वो ज्यादा एरिया में ग्रो किया जाता है। दूसरा काबुली, काबुली जो छोला बनाने के काम में आता है, दाना बड़ा होता है, उसको डॉलर चना भी कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, प्रोडक्शन उतना नहीं मिलता, इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान माना जाता है। साइसर, एरिटिनम, आइसर और साइसर। समझ गए? आइसर और साइसर। ठीक है, समझ गए? ये लेग्यूमिनेसी में ही आता है। वैरायटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अवरोधी, गौरव, पूसा, फुलेज, जी5 ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने। दूसरा, ये ब्लड प्यूरीफाई के तौर पे काम करता है। कौन? चना। तो कभी आपसे पूछे कौन सी क्रॉप है जो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है, तो आंसर क्या दोगे? चना। इसमें 21% प्रोटीन होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे टिश्यू बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी को कहीं ना कहीं एक्टिव रखता है। इसलिए बोलते हैं ना, रात में आप चने को भिगा के रख दो कटोरी में या किसी भी प्लेट में, सुबह उसको खाली पेट खाओ, तो वो आपको प्रोटीन देते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जेटिक रखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो, ये जो है आपके चने से रिलेटेड हो गया। अगला कुछ वैरायटी जैसे अपर्णा। अपर्णा आपकी मटर की वैरायटी है और चने की वैरायटी जिसमें दाने हरे ही बने रहते हैं। आप मॉल में देखते हो कि पैकेटों में आपको ग्रीन कलर के दाने भी मिलते हैं, तो वो अपर्णा जैसी वैरायटी से निकलते हैं। C335, 235, NP56, RS11 ये पूछे जाती है। वैरायटियों से रिलेटेड फैक्ट मैंने जोड़ दिए। निपिंग, निपिंग क्यों करेंगे? निपिंग जो है 30 से 40 दिन आफ्टर सोइंग करेंगे, वो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटियों में 40 से 50 दिन बाद भी निपिंग करते हैं। अगर वैरायटी लंबी है तो निपिंग हम 40 से 50 दिन आफ्टर सोइंग भी करेंगे, डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से टॉप पोर्शन को खोटा जाता है, मतलब टॉपिंग ही की जा रही है, बट टॉपिंग ना बोल तो उसको निपिंग बोलेंगे। और ये क्या करेगा? निपिंग करेंगे तो क्या करेगा? आसपास की जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, ये लंबाई बढ़ जाएगी और पौधा ज्यादा ऊंचा ना बढ़ के चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है, वैसे तो लॉजिंग इसमें होता नहीं है, लॉजिंग तो मेनली सीरियल्स में होता है, बट अगर पौधा ऊंचा हो रहा है, उसमें फलियां लग रही तो वो थोड़ा सा लेट जाता है, झुक जाता है, प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पाता, फिर कटाई में जो प्रॉब्लम होती है। तो केमिकल फॉर निपिंग आपको याद है ना? टीबा। टीबा मतलब ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड। इसकी पत्तियों में एक एसिड पाया जाता है जो मेलिक एसिड। मेलिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है, 90% के आसपास मेलिक एसिड होता है। एक आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है जिससे खारापन आता है, लगभग 10% के आसपास ये होता है। तो ये सोर टेस्ट के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि सोर टेस्ट मतलब थोड़ा सा खारा खारा स्वाद आता है, मेलिक एसिड के कारण होता है। मेलिक ऑक्सैलिक दोनों के कारण होता है, बस मेलिक ज्यादा होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर बिल्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब पौधा हरा भरा दिख रहा है लेकिन जमीन से जो है जड़ें सूखना शुरू कर देती हैं, उसको बिल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंसेक्ट में पॉट बोअर पार्ट ज्यादा होता है। तो ऑल अबाउट चिकपी मैंने आपको बता दिया है, बेसिक बेसिक चीजें। अब आगे बात करते हैं सोलगम के बारे में। तो सोलगम की बात करेंगे तो सोलगम मतलब ज्वार की बात कर रहा है। सोलगम मतलब किसकी बात कर रहा है? ज्वार की बात कर रहा है। तो सुनना बात ध्यान से, ये मिलेट्स का पार्ट है। सोलगम किसका पार्ट है? मिलेट्स का पार्ट। ठीक है, तो इसको केमल क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्रॉट की कंडीशन में खड़ा रहता है, पानी को इकट्ठा करके स्टोर कर लेता है। इसके अंदर ड्रॉट एस्केपिंग मैकेनिज्म होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड केमल क्रॉप हम कहते हैं इसको। ठीक है, समझ गए? क्रिटिकल स्टेज जितनी भी आपकी लेग्यूम क्रॉप में दो क्रिटिकल स्टेज होती है, प्री फ्लावरिंग और पोस्ट डेवलपमेंट, उसमें समझाना क्या है। ठीक है, बार-बार ऐसे जो है बच्चों जैसे मैसेज करोगे मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाने पे फोकस होने दो। अभी 7 बजेंगे, आप लोग भाग जाओगे, तो मुझे फोकस करने दो मेरी क्वालिटी टीचिंग पे। ठीक है, टाइम पास मत करो प्लीज।
है ना, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, आप बुक पे ध्यान दोगे तो आपको सब याद आ जाएगा क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। और एग्जाम में बैठना जब आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल से पढ़ाया, अभी आपको मजाक लग रहा होगा। सोल्व हम फॉर फूड पर्पस भी हम उसको लगाएंगे, लेकिन क्या करेंगे 50% फ्लोरीन के बाद उसका यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जड़ों में क्या बन रहा है सर, हाइड्रोसाइनिक एसिड बन रहा है। इसको और क्या बोल रहे हैं, इसको प्रूसिक एसिड बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको प्रूसिक एसिड बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इसको धुरिन बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड तो बोल ही रहे हैं, तो प्रूसिक एसिड, धुरिन, ये सब जो है कहा जाता है। मैं मैसेज बहुत सारे इग्नोर कर रहा हूं, वो तो बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, तब मैं रिएक्ट करता हूं, बट मैं इतने मैसेज मतलब इग्नोर करता हूं क्लास में, छोड़ो फ्लो ना बिगड़े। बट कुछ लोग हैं ना जो मानते नहीं है, एक मैसेज को 10 बार लिखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं चीजें, समझ गए। चलो इतनी बात समझ में आ गई, HCN की बात कर ली। अब बात करें बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, किसी ज्वार की बात करें, जो केवल इंपॉर्टेंट चीजें वो बता रहा हूं, बाकी कल्टीवेशन का पार्ट तो पढ़ ही लोगे। ये कहीं ना कहीं वार्म वेदर क्रॉप है और इसको टेंपरेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। ये क्या है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि हाई टेंपरेचर में भी खड़ी रहती है, मतलब एक्सट्रीम ड्रॉट की कंडीशन में भी खड़ा है, सहने का खड़ा है, तो ड्रॉट को इसने स्केप कर लिया, इसलिए इसको इसके प्रलेस में हमने इसको क्या बोला, ड्रॉट टॉलरेंट हमने इसको बोल दिया, समझ गए। हाई टेंपरेचर को भी सहन कर लेता है, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं, पेनिकल बोलते हैं। इस डंठल को पेडेंकल कह देंगे। बाकी चीजें तो आप जानते हो। ये किसकी बात हो गई, ये ज्वार की बात हो गई, ठीक। चलो अब ज्वार का जो पेनिकल है उसको हम उसको पेनिकल को हम हेड भी कहते थे, तो हेड ज्यादा कॉमन है, हेड को हम एक्चुअली पेनिकल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जैसे राइज है, आपका व्हीट है, इन सब के अंदर जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, पेनिकल, उनके नाम अलग अलग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको क्या बोलते हैं, पेनिकल। ये लीफ वाला पार्ट हो गया, स्टेम वाला पार्ट हो गया, ये तो सब जानते हो, ठीक है। ओरिजिन प्लेस अफ्रीका माना जाता है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 300 से 400 एमएम के आसपास, समझ गए। चलो इतनी बात हो गई ज्वार से रिलेटेड। ज्वार की जो सीड रेट पूछी जाती है, तो ज्वार की सीड रेट अगर बात करेंगे, सोलगम की सीड रेट पूछी जाती है, तो कितना याद करोगे, 10 से 12 किलोग्राम सीड रेट पर हेक्टेयर याद करना, ये पूछा जाता है। बाजरा की सीड रेट पूछेगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बाजरा की सीड रेट सबसे कम होती है, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे तो 102 किलोग्राम के आसपास होती है, ये याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े, पल्म मिलेट की बात करें, पल्म मिलेट मतलब बाजरा की बात कर रहे हैं, तो पल्म मिलेट की कुछ इतनी स्पीसीज है जो लोग कंफ्यूज होते हैं, अब मत होना, पल्म मिलेट बोले, बाजरा बोले, सब किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सब किसकी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं हम बाजरा। बाजरा कोई पल्म मिलेट कहते हैं, पेनिसिटम टाइफोइड कहलाता है, इंडिया और अफ्रीका में ये ज्यादा ग्रो होता है, बाकी पेनिसिटम ब्लूकम भी होता है, पेनिसिटम अमेरिकन भी होती है, ये स्पीसीज है बाजरा की जो अलग अलग जगह ग्रो की जाती है। बट मोस्ट कल्टिवेटेड कौन सा है, जी हां मोस्ट कल्टिवेटेड है पेनिसिटम टाइफोइड, मोस्ट कल्टिवेटेड कौन सा है, पेनिसिटम टाइफोइड। आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गई हमने, ये किसकी बात करी, हमारा हेड था जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कह रहे थे। चलो आगे बात करें, बाजरा को पुअर मैंस फूड भी कहते हैं, सबसे ज्यादा मिलेट में सबसे ज्यादा ड्रॉट सहन करने की कैपेसिटी किसके अंदर है, बाजरा के अंदर। तो बाजरा मतलब वज्र याद करो, वज्र तो सब लोग समझते हो, वज्र मतलब जो इंद्र के वज्र वाली बात करें ना, कि जो औजारों की बात करते हैं, तो सबसे कठोर जो वज्र था वो कौन सा था, हां वज्र ही कहलाता है। इसकी रोटी अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है, ठीक है। एनिमल के लिए हार्मफुल होता है, HCN एनिमल के लिए हार्मफुल होता है, तो वज्र याद कर लो। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट ड्रोट टोलरेंटिंग मिलेट, तो क्या आंसर दोगे, वज्र। वज्र मतलब बाजरा, बाजरा मतलब पल्म मिलेट, ठीक। सोलगम टोलरेंट कर लेता है, लेकिन वो उतना टोलरेट नहीं कर पाता, वो उतना जो है ड्रॉट को टोलरेट नहीं कर पाता। क्या बात समझ में आ गई। और सबसे ज्यादा मिलेट्स में सबसे ज्यादा मिनरल किसमें होगा, इसी में। बाजरा की ग्रेन में 11.5% प्रोटीन मिलता है, 5% फैट मिलता है, 2.7% मिनरल। तो जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी मिलेट्स हैं, सबसे ज्यादा मिनरल किसके अंदर होता है, बाजरा के अंदर। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल फाउंड इन अवर सीरियल, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है मिलेट का, बाजरा। तो बाजरा से रिलेटेड बात समझ में आ गई, हां जी बात समझ में आ गई। सीड रेट भी आपको बता दी थी, कितनी बताई थी, सीड रेट बताई थी 4 से 5 किलोग्राम। अगर ट्रांसप्लांटिंग में जा रहा है, कुछ ऐसा एरिया जहां पर हम इसकी सोई नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको जो है सोइंग ना करके हमको जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रांसप्लांटिंग की अगर बात करेंगे, तो ट्रांसप्लांटिंग में सीड रेट 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ट्रांसप्लांटिंग में सीड रेट 1 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। क्या बात समझ में आ गई, हां जी इतनी बात आपको सबको समझ में आई होगी। को हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ग्रोथ कंडीशन, ये तो मैंने पढ़ा दिया, समझ गए, क्लियर हो गई बात। ये वाटर लॉगिंग कंडीशन सहन नहीं कर सकता, कौन सी, वाटर लॉगिंग कंडीशन सहन नहीं कर सकता। क्या इतनी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। हां चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे सीड रेट की तो बात कर ली 4 से 5 किलोग्राम, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांटिंग में हमारी 2 किलोग्राम के आसपास सीड रेट रखी जाती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मान चलो कोई ऐसी ड्रॉट की कंडीशन, कैसी कंडीशन, सूखे की कंडीशन है, जहां पर हम सोइंग नहीं कर सकते, आप सब लोग जानते हो। अगर सोइंग की बात कर रहे हैं, ड्रॉट की कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका सोइंग कंडीशन ड्रॉट की बात करें, तो यहां पर अगर सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन हमारा इफेक्ट कर सकता है, समझ रहे हो बात को, जर्मिनेशन इफेक्ट कर सकता है। इसलिए क्या करेंगे, पहले से ही हम क्या करते हैं, पहले से ही हम जो है इसकी नर्सरी तैयार कर लेंगे। ये हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पिक्चर में आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले से ही जो है हम इसकी कुछ इस प्रकार से नर्सरी तैयार कर लेते हैं। फोटो पे फोकस करना, जो फोटो आपको नजर आ रहा है, क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से छोटे से प्लॉट में क्या करेंगे, हम इसकी पहले नर्सरी तैयार कर लेंगे, फिर उसको जो है ट्रांसप्लांट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, और जो डिजायर्ड स्पेसिंग है उसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाजरा की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, तो हाँ बताना है कि बाजरा की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, समझ गए, बात क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीड रेट पूछता है कि सीड रेट कितनी रखेंगे, तो 2 किलोग्राम रखेंगे, ठीक है। और नर्सरी बनाने के लिए एरिया कितना रखेंगे, तो 500 से 600 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट होता है फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया, ठीक। तो एरिया भी याद करोगे, सीड रेट भी याद रखोगे। और क्यों ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, या तो हम सोइंग में डिले हो गए हैं, या वो कंडीशन ऐसी है कि वहां अगर हम इसकी सोइंग करें तो हो सकता है प्रॉपर जर्मिनेशन देखने को ना मिले, समझ गए बात। ये कुछ फैक्ट्स हैं। प्रोटोगाइनिक कंडीशन पाई जाती है बेंगलोर में, जिसका EICRP है, स्मॉल मिलेट्स का। बाजरा को कुंगू, पल्म मिलेट और प्रीडोमिनेंट क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इतना जो है आपको याद रखना, समझ गए। रिक्वायरमेंट सबसे कम है, इसीलिए जो है ड्रॉट को ये सहन कर लेता है, जितनी भी मिलेट्स हैं और जितनी भी सीरियल की बात करें, क्योंकि मिलेट्स में ये भी आता है और सीरियल में भी आता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है सबसे ज्यादा ड्रॉट को सहन करता है, समझ गए। चलो ये बेसिक पार्ट हो गया किसका, आपका जो समझाने लायक था वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या हमने पढ़ लिया, ठीक है, हाँ जी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। सर ये एक स्टूडेंट है, बहुत परेशान कर रही है, मीना कुमारी, काफी टाइम से डिस्टर्ब कर रही है। अगर बात करें हम, बात करें एक्स ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। तो एक्स ऑफ एक्स मतलब क्रॉप से रिलेटेड तो हो गया, ठीक है, क्रॉप से रिलेटेड तो हो गया। अब जैसे और क्या क्या फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉरी, जैसे सीरियल की बात करें, ठीक है, सीरियल की बात करें, तो यहाँ पर आपके राइस में कितना प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है, पल्स में कितना प्रोटीन पाया जा रहा है, ऑयल सीड में कितना प्रोटीन पाया जा रहा है, ये पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको समराइज करके एक ही मैंने टेबल में आपको दे दिया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैंने पहले ही हेडिंग दे दी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और जो हमने ग्राउंडनट के बारे में पढ़ा, सोलगम के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने पल्म के बारे में पढ़ा, चिकपी के बारे में पढ़ा, मैंने पहले ही बोल दिया वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। बाकी जो क्रॉप वाला पार्ट है वो हमने ओवर कर लिया है टॉपिक तक, तो इसको आप याद करोगे किसमें कितने परसेंट प्रोटीन पाया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आता है और आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। चलो आगे बात करें, प्रोटीन के अलावा यहाँ पर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। ये जो है आपका ऑयल वाला पार्ट है कि अलग अलग क्रॉप में कितने परसेंट उनके सीड के अंदर ऑयल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। जैसे कॉटन सीड में 15 से 25% जो है ऑयल पाया जाता है, ये पूछता है। रेपसीड मस्टर्ड का पूछा जाता है, फिर सीसम वाला पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा
बात करें माइनर मिलेट्स के बारे में, तो ये टेबल, ये जो यहाँ पर आपकी जितनी भी मिलेट्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आप कवर कर लोगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात करें तो 2023 में हमने उसको बनाया है, ठीक है। तो वहां से कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट बन जाए। सबसे पहले क्वेश्चन तो कहां से बनेंगे सर? सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं सीधे आपके बॉटनिकल नेम से, याद नहीं होता है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे फिंगर मिलेट को रागी भी कहते हैं, एक क्वेश्चन तो यही बनता है, समझ रहे हो बात को, ठीक। दूसरी बात करें फॉक्सटेल मिलेट को काकून कहते हैं, कोदो को कोर्सेस मिलेट कहते हैं, लिटिल मिलेट मतलब कुटकी की बात कर रहे हैं, प्रोसो मिलेट मतलब चीना की बात कर रहे हैं, बार्नयार्ड मिलेट जिसको सांबा भी कहते हैं, ये जो है पूछा जाता है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो बॉटनिकल नेम इनको बार बार लिखोगे, बार बार इनको याद करोगे, याद हो जाएंगे, और ये 100% इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर कंपाइल करके दिया है, समझ गए बात, ठीक है। अब जैसे बात करें वो आपसे पूछेगा फिंगर मिलेट की सीड रेट कितनी है, तो उस टाइम दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको राउंड फिगर में याद करना है कि लगभग 8 किलोग्राम के आसपास, 8 से 10 किलोग्राम के आसपास जो है सीड रेट जो है हमें याद रखनी है, समझ गए। अब कुछ रिमार्क मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं कि किसमें कैल्शियम ज्यादा है, कौन जो है लो फर्टाइल सॉइल में भी बढ़िया से वो जो ग्रो कर जाता है, तो हमने किसकी बात करी, फॉक्सटेल मिलेट की बात करी। फिर ड्रॉट और वाटर लॉक कंडीशन को कौन सहन कर सकता है, तो आपका कुटकी सहन कर सकता है, बाजरा ड्रॉट को तो सहन कर सकता है, बट वाटर लॉक कंडीशन को वो सहन नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो इसके अलावा कुछ वैरायटीज की बात करेंगे, तो वैरायटी में जो पॉपुलर वैरायटी है राइस की, जो मेरे लिए लगा कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है। जैसे वैरायटीज की बात कर रहे हैं तो हाइडिंग वैरायटी राइस की कौन सी है, ठीक है। ये पूरी राइस की पॉपुलर वैरायटी डायरेक्ट एग्जाम में आती है, समझ गए। चलो आगे बात करें, जो कुछ फर्स्ट रहे हैं एग्रीकल्चर में कौन सी वैरायटी डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, कैनोला टाइप, हाइब्रिड वैरायटी, समझ रहे हो। तो ये जो है आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। और सारी वैरायटी मैंने यहाँ पर फैक्ट के तौर पर दे दी है, समझ गए। चलो ठीक है, चलो क्लियर। अब आगे बात करें म्यूटेंट वैरायटी, तो अलग अलग जो क्रॉप्स की म्यूटेंट वैरायटी एग्जाम में पूछी जाती है, ये याद रखोगे। और इसी के साथ जो है हमारा जो पार्ट है वो ओवर हो गया है। अगर आपको अगर क्रॉप से कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, इतना सारा डाटा बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब आपके कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर, ओके समझ गए। चलो क्लियर, हाँ जी। फ्लू क्लियर तो बता तो दिया, बस उतना ही याद रखो, सिगरेट से रिलेटेड है, ठीक। एग्रोनॉमी में अब आपके जो है बीट साइंस हम कल से स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं है। चलो तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से डेडिकेटेड लाइन है, मतलब मैंने नहीं लिखी, गूगल से ही उठाई है। एक दिन बरसों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा तो वो दिन बहुत अच्छा आएगा, लेकिन उस दिन के लिए ना इनकी आदत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, समझना, समझ आओ, ठीक। तो ये जो है क्रॉप का पार्ट ओवर हो गया है मेरे एंड से, ठीक। इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ जी। अब आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो पढ़ाया है उसमें से नहीं पूछना, ठीक है। वो तो सब अच्छे से बताया, क्रॉप्स मैंने नहीं लिखा बट आपने अच्छे से पढ़ाया, ओके थैंक यू। सेलिंग 70% ही तो बताया मैंने, ठीक। चलो मेरेकल राइस पूछेगा तो IR 8 ही देना है, ठीक है। भगवान का भोजन क्या है, एवोकाडो को बोलते हैं भगवान का भोजन, ठीक। ठीक, कल से हम बीट साइंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब जो कुछ माइनर क्रॉप्स बची, जैसे मिलेट हम बात करें, मिलेट को मैंने कवर कर दिया। कल से इसकी बात करें तो मूंग उसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ेंगे। पीजन पी इंपॉर्टेंट है। अब पीजन पी के फैक्ट जो 4-5 पूछे जाते हैं, पीजन पी की क्रॉस ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी, एक क्वेश्चन ये बनता है। सीड रेट पूछी जाती है तो 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट याद कर लोगे, ठीक है। उसकी 3 जो है ग्रुप माने जाते हैं, पेरेनियल जो नेचर रहता है बट उसको एनुअल ग्रो करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन जो लेस देन 150 दिन से कम की वैरायटी होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम 150 से 250 दिन में जो पक्के तैयार हो जाती है वो मीडियम वैरायटी आ गई, और जो 250 दिन से ज्यादा टाइम ले रही है, 365 दिन तक वो पकेगी, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी कहते हैं। पहली वैरायटी का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ICPH 8 है जो पहली वैरायटी है, वो 5 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। मूंग का भी ये पूछता है कि वैरायटी कौन सी है, कहां लगा रहे हैं, तो इसकी भी 12 से 15 किलोग्राम ही सीड रेट रहती है, और उर्द की भी लगभग इतनी होती है। तो ऑल अबाउट मैंने आपके बारे में बता दिया, किसके पल्स के बारे में। अब बात करें फूडर क्रॉप के बारे में, तो फूडर क्रॉप जो है उसमें बरसीन की सीड रेट पूछता है, तो बरसीन की सीड रेट 25 से 30 किलोग्राम के आसपास होती है, ठीक है। फिर जो बरसीन में मल्टी कट होते हैं, मल्टी कट मतलब एक बार उसको लगा लिया तो पहली बार कटिंग उसकी 25 से 30 दिन के आसपास करते हैं, फिर बार बार उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बरसीन के बारे में तो सेम कॉन्सेप्ट आपका किसके अंदर होता है, सेम कॉन्सेप्ट आपके लूसन के अंदर होता है। मल्टी कट मतलब एक बार काट लिया, पानी दिया, फिर दोबारा जमीन में हो गया, तो ये वाला जो है पार्ट आपका होता है, समझ गए, क्लियर। होमवर्क, अब होमवर्क के लिए लोग भाग चुके हैं, तो होमवर्क के लिए किसी दिन जो है औचक निरीक्षक किया जाएगा। कॉटन, एक्चुअली कॉटन डे न्यूट्रल में आता है, कॉटन को डे न्यूट्रल में हम कंसीडर करेंगे, ठीक। अब जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में जो फली है वो जैसे खाली रह जाती है, उसको पॉपिंग कहते हैं, वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ये याद रख लोगे, ठीक। क्लियर हो गई सारी बात। तो चलो अब आपके कुछ डाउट रहे नहीं है, कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।